6:40 हो गए हैं, तो अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अभी। एग्ज़ाम करीब आ रहा है और कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। एग्ज़ाम दोगे तो इंशाल्लाह खुद ही पता चलेगा कि आप लोग को काफ़ी चीज़ों का पता था, और ये भी अंदाज़ा होता है पेपर देखकर कि हमें कितना पढ़ना चाहिए था और कौन सा हमारा मिसिंग है। खैर, आज बात होगी इन तमाम एरियाज़ पे। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं करंट अफेयर्स का पोर्शन, कि उसको कैसे कवर करना है, और करंट अफेयर का जो एरिया है उससे मुतल्लिक कुछ चीज़ों को मैं मेंशन करना शुरू करूँगा। और सबसे पहले तो ये बात कि जो करंट अफेयर्स का पेपर होता है, जो पीपीएससी आप लोगों के साथ ये कहता है कि हमने आपके पीपीएससी के जो जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स पेपर्स हैं उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं। नहीं, आज लास्ट लेक्चर नहीं होगा जी, आज मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल का लेक्चर जो है वो हमारा लास्ट होगा। उसके अंदर मिसलिनियसली हर वो एरिया छोटा छोटा कवर होगा जो आपको नहीं पता था, और वो 10-10, 5-5 मिनट के छोटे छोटे एरियाज है, मैं साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अभी हम टेस्ट कब एक्सपेक्टेड है। टेस्ट पीपीएससी के होना शुरू हो चुके हैं, और मुख्तलिफ पोस्ट के पेपर्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स भी खुल गए हुए हैं, पीपीएससी प्रॉपर रिजल्ट्स बना भी रहा है। आपकी जो टेंटेटिव डेट है, शायद विद इन 15 और 20 डेज़ भी आपका पेपर हो सकता है। इसलिए 20 दिन से पहले पहले एट लीस्ट अगर आप बहुत जल्दी भी कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ ये कर लीजिए कि जो पास पेपर्स हैं वो सारे अच्छे से कर चुके हों आप, और जो भी मटेरियल नोट्स आपके पास हैं उनको अच्छे से गो थ्रू कर चुके हों आप। दैट्स इट। कुछ चीज़ों का जिक्र मैं आज करूँगा, उन चीज़ों को भी हम साथ साथ एलेबोरेट करेंगे और देखेंगे कि वो क्या होती हैं, और उन पर बात मैं करूँगा। सबसे पहले करंट अफेयर पे हम बात कर रहे हैं। इसको देखिए कि ये क्या है, करंट अफेयर का पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है, या करंट अफेयर का एरिया क्या है, और क्या हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों पे मैं बात करूँगा, साथ साथ आपको बताऊँगा कि इन एरियाज़ का हमें फ़ायदा क्या और हम किस तरह से अपने पेपर में जा रहे होते हैं। आप सब लोगों ने अच्छा जीके तैयार किया होगा, लेकिन जैसे ही हम इस बार बच्चा कर लीजिएगा पेपर, जब हम क्लास एंड करें उसके बाद, तो जब हम अपनी क्लास जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो जो हमारी जनरल नॉलेज पे ग्रिप है और हमें जो उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है। 100 नंबरी बच्चों की तरह हमें चीज़ें क्रैम भी हुई होती हैं, हमें चीज़ें याद भी हुई होती हैं। एक फिनोमिनन आपसे डिस्कस करूं कि जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आप इंटरेस्ट से चीज़ों को लर्न करते हैं, उनका नॉलेज लेते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना अच्छा लगता है क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब तक हम किसी एमसीक्यूज़ की बुक में से एमसीक्यूज़ के लिखे हुए पेपर पे छपे हुए लफ्ज़ों को आंखों से देख नहीं लेंगे ना, हमें उस लफ्ज़ का अक्स हमारा ब्रेन याद नहीं करता है। कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह से हैं कि जस्ट उसका आपको क्वेश्चन नज़र आएगा और उसका आंसर आपको बोलना भी नहीं आएगा। जैसे बहुत से इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जॉल है और किलोमीटर है, एयर है, इस तरह के यूनिट्स के नेम्स होते हैं जो आपने बोले कभी नहीं होते हैं मुंह से, लेकिन आपकी आंखों को पता होता है कि इस तरह से लिखा हुआ लफ्ज़ जो है इस तरह के सवाल का जवाब है। इसको कहते हैं एक्सपोयर ऑफ वर्ड्स। तो जितनी आप अपनी जीके की तैयारी डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे, तैयारी को सुन के कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल कर लेंगे, रीडिंग से कर लेंगे, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज पे होना है, तो आप जब तक एमसीक्यूज पास पेपर्स नहीं देखोगे तो आपके 10 से 15% तैयारी एक्सपोयर ऑफ वर्ड्स के साथ होनी है। आपको वो वाला क्वेश्चन जो आपकी आंखों में बार बार आ रहा होगा, 5-6 पेपर्स में रिवाइज हो रहा होगा, हो सकता है कि उसके जवाब का कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो सकता है उसके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपके पास ना हो, राइट। लेकिन आपके दिमाग ने उस चीज़ को याद कर लेना है कि अगर ये सवाल होगा इसका जवाब यही होगा। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो एरियाज होते हैं जो ग्रे एरियाज होते हैं, और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो शायद मेरी कोशिश तो ये रही कि जनरल नॉलेज के सारे पेपर्स में चीज़ों में मैं आपको वो एरियाज कवर करवाऊं, लेकिन जाहिर है फिर भी कुछ एरियाज मिसिंग होते हैं, और वो एरियाज हमें इस तरह से पते होते हैं। और ये बात जो मैंने अभी कही है, ये हर शख्स का जो एक्स्ट्रा टाइम वो अपनी पढ़ाई पर दे रहा है, ये वो शख्स इस बात को लर्न करेगा, इस चीज़ का वो एज लेगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपकी क्लास का मैं सारों का अगर एग्ज़ाम लूँ तो आप सबके मार्क्स अगर 80, 81, 82, 83 तक आ रहे हों
तो 5 या 6 नंबर उस बच्चे के ज़्यादा होंगे जिसका करंट अफेयर अपडेटेड होगा, राइट। और 10 नंबर उस बच्चे के ज़्यादा होंगे जिसने पेपर को अच्छा सा करंट अफेयर की डोमेन में पढ़ा होगा। यानी हमारे पास जो करंट अफेयर का टॉपिक है या जो करंट अफेयर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है, इसके 2 डायरेक्शंस होती हैं। क्या कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? 2 डायरेक्शंस। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे इन चीज़ों को लिख दे रहा हूँ। एक को हम कहते हैं वेरिएबल। अब जब तक ये बच्चे आते रहेंगे मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ये लिखते हुए तंग करता है। फिर वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल वो एमसीक्यूज होते हैं करंट अफेयर के जो चेंज होते रहते हैं, जो डायनामिक होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आईएमएफ का जो प्रेसिडेंट है वो अगर चेंज हो जाए तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे, लेकिन आईएमएफ जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ ये हमारा कांस्टेंट होगा। नवीद पास पेपर्स मेरा पुत्र मैंने शेयर कर दिए थे आप लोगों के साथ। अनिला बच्चा, आप शायद आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। अच्छा, मैंने नवीद पुत्र आप लोगों से शेयर किए थे इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स। उन पास पेपर्स में 200 प्लस पास पेपर्स हैं। ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी या कोई भी और बुक जिसने पास पेपर को कलेक्ट किया हो, या इंटरनेट का कोई भी सोर्स। मैंने आपको पीडीएफ में ये वर्जन भेजा था, आप उनको डेली बेसिस पे कीजिए। 2015 से क्यों, जहां तक हैं 2010 के हैं, 2 के हैं, 1 का है, 3 का है, जो भी आपको मिले, आपको पता हो कि आपका ये सॉल्व है और आपको ये सारा आता है और उससे पहले आपने चीज़ें सारी पढ़ तो ली हैं। अब एक वर्ड मैंने बोला कि वेरिएबल और दूसरा वर्ड मैंने बोला कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हैं वो चीज़ें कोई नहीं मिले सर। खुरम बिलाल तहसीलदार साहब को कोई नहीं मिले। खुरम बिलाल साहब, आप मिस्टर फरहान और ज़ईम से पूछिए, जो जो सब इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, अपने सीआर से पूछें कि क्यों नहीं मिले भाई हमें। अगर आप उस ग्रुप में हैं तो फिर उस ग्रुप में तो सबको मिले हैं। तहसीलदार के बच्चों को पेपर्स नहीं मिले क्या, पास पेपर्स? ज़ईम कह रहे हैं मैंने शेयर किया था। हाँ मिले हैं। इस बेचारे बच्चे को भी बता दो कि जब ये भांग पी कर सो रहा था तो उस वक्त हमने क्लास में शेयर करवाए थे। नहीं मिले सर। हाँ लिंक मिल गया था, पेपर नहीं मिले थे जी। ऑलराइट, मिल गए हैं, बस वापस आओ। कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि ऐसी एमसीक्यूज जो डेफिनेट हैं, जिन जो चेंज नहीं होने हैं, वो वहीं रहेंगे। जैसे एडीबी, एफबीआई, आईबी का इदारा कब मार्ज़ वजूद में आया, तो वो तो डेट चेंज नहीं होगी ना। हाँ, उसका मौजूदा जो हेड ऑफ स्टेट है या उसका मौजूदा जो हेड है या जो उसका मौजूदा सीईओ है, उसका नेम चेंज होगा, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ऑलराइट मिसबा, पता नहीं पुत्र तुमने क्या कहा है। अब मैं आप लोगों को ज़रा कम देखूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग को नहीं पता जो बातें मैंने बतानी है, इसलिए चैट में वही पढ़ूंगा जो मुझे समझ आएगी। बाकी आप लोग ज़रा मुझे सुन लें, पता नहीं क्या क्या है आपने। अच्छा, अब जब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट्स की क्लैरिटी हुई तो मैंने कुछ 22 से 25 एरियाज ऐसे हैं जिनको मैंने सॉर्ट आउट किया है तमाम पास पेपर से, जाकर देखा है कि अच्छा ये करंट अफेयर होता है। फिर अभी हम थोड़ी देर बाद कैमरा भी ऑन करेंगे, आपको मैं डॉन न्यूज़पेपर कैमरा के ऊपर दिखाऊंगा कि डॉन न्यूज़पेपर का या इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर जहां से हमने डेली बेसिस पे अपने एमसीक्यूज के एरियाज को अपडेट करना है, वो कौन कौन से एरियाज हैं और हमने उनको कहाँ से किस तरह से अपडेट करना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन 22 एरियाज को मैं आपको वन बाय वन एक एक एरिया लिखवाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एमसीक्यूज किस तरह से बनेगा। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अखबार में जब इस एमसीक्यूज को ढूंढना है तो वो किस जगह पे होगा, या जब हम डेली बेसिस पे अखबार को रीड करेंगे तो रीड करने से हमें पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ हमारा एमसीक्यूज है या नहीं है। या हमें ये पता होना चाहिए कि अखबार में किन एरियाज पे, किन सफहात पर, किन जगहों पर हमारी एमसीक्यूज डेली बेसिस पे छपते हैं। और डेली बेसिस पे शायद हमारे एमसीक्यूज कोई 10, 12, 5, 3, 2 होते हैं हर रोज के पेपर में। क्यों? क्योंकि पीपीएससी ये कहता है कि उनके पेपर्स की जब एडवर्टीजमेंट आती है और उसका जो सिलेबस आता है, सिलेबस में लिखा होता है कि हम आपसे 2 इयर्स के एमसीक्यूज पूछेंगे। या तो ये लिखा होता है या ये लिखा होता है कि अगर उन्होंने ये नहीं लिखा होता तो एटलीस्ट आपको पहला क्वार्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो देखने हैं। अब क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, या वो लिख देते हैं कि 2 क्वार्टर्स तक आप, यानी लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यूज आपको याद करके आने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं
जो खबर आज से 3 महीने पहले की थी वो आज भी अखबार के अंदर डिस्कस हो रही है। तो अगर हम आज छपने वाली खबरों को भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले एरियाज हमारे एमसीक्यूज के एरियाज हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद अब उन 22 एरियाज की तरफ जाता हूँ। उनको आप मेरे साथ वन बाय वन टाइप करें और आप लिखें कि इस एरिया का मतलब क्या और इसको मैं कैसे आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो एक मिनट दें मुझे प्लीज़। चलिए जी। पहला एरिया है हमारा, क्यों यार ये बच्चे तंग कर रहे हैं मुझे, हेड क्वार्टर्स चाहिए। तो ये है कि इसके बाद मीटिंग ही लॉक कर दें। हेड क्वार्टर्स ऑफ एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब ये जो मैंने जी मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, आप बस मुझे सुने, मैं कोशिश करूँगा कि रेलिवेंट ही रहूँ, अभी इस पर जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि इट टेक्स टाइम। अच्छा, हेडक्वार्टर्स एंड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और ये बात क्या है। आप कभी अखबार पढ़ते हैं और अखबार के अंदर कोई खबर आती है कि गैलप सर्वे के मुताबिक जीबी फाटा के इलेक्शंस जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो हैं, उसकी फोरकास्टिंग रिपोर्ट ये थी और उस सर्वे ने बता दिया था कि इतने इतने लोग यहाँ पे होंगे। अब जब आप ये अखबार पढ़ रहे होते हो, अब जब आप ये वाली अखबार पढ़ रहे होते हो या ये लफ्ज़ आप वहाँ पढ़ते हो तो आप लोगों को ये बात पता चलती है वहाँ से कि अच्छा गैलप क्या चीज़ है। गैलप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है कि जो किसी भी इशू के ऊपर, एक पॉलिटिकल इशू के ऊपर या किसी अवामी इशू के ऊपर वो कोई रिसर्च कंडक्ट करती है। गैलप कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करती है, गैलप का हेड क्वार्टर कहाँ है, गैलप कब बनी थी, गैलप पाकिस्तान में कहाँ से ऑपरेट हो रही है। एक तो ये 5 एमसीक्यूज। ये क्यों पूछेगा, वो इसलिए पूछेगा कि जब आप अखबार उठाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि पाकिस्तान का करप्शन का जो इंडेक्स है या करप्शन की जो रैंकिंग है वो ये है। तो रैंकिंग 141वें नंबर पे पाकिस्तान अगर है करप्शन में, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आप उससे देखें कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, उसने कहा कि फलाना मुल्क जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है, फलाना मुल्क जो है वो कोई सर्वे जारी किया या कोई रैंक जारी किया उन ऑर्गेनाइजेशन ने। आपने कभी अखबार पढ़ते हुए नाम सुना होगा फाफन का, कि फाफन एक ऑर्गेनाइजेशन है और फाफन ने फ्री फेयर इलेक्शन जो नेटवर्क है इन पाकिस्तान उसको वो डील करते हैं। तो हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के एब्रीवेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, इनके इन इन एजेंसीज के मामला का हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पास पेपर्स निकालें तो उन पास पेपर्स में आप कहेंगे कि यार ये कोई सवाल था कि उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पूछ लिया कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। उसका जवाब ये है कि जब आप अखबार पढ़ोगे तो उसमें कोई भी एजेंसी, कोई भी ऐसी ऐसी खबर जिसमें किसी एजेंसी का जिक्र हुआ है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि क्योंकि उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूछा ही इसलिए है कि वो डिस्कशन में रही है पिछले दिनों अखबार के अंदर, राइट। तो आपके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज को इकट्ठा याद करने से करंट अफेयर सॉल्व नहीं होता है। हमें जब अखबार पढ़े होते हैं तो आज के बाद जब आप मेरे इस लेक्चर के बाद अखबार पढ़ेंगे तो आपका अखबार पढ़ने का नज़रिया बदल चुका होगा। आप अखबार के अंदर कुछ ही और तरह से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, आपको चीज़ें और तरह से आसानी से याद हो रही होंगी। तो जब हम आज के बाद अखबार में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उससे मुंसलिक कोई खबर पढ़ेंगे तो हमारा पहला जो फ़िल्टर है हमारी आंखों पे ये लग जाना चाहिए कि यार ये चीज़ तो मेरे पेपर में आ सकती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने रजिस्टर के आखिरी 10 सफ़े आपने करंट अफेयर का नाम लिखकर छोड़ देने हैं और उन 10 सफ़ों के ऊपर आपने जब अखबार पढ़नी है तो जो 22 एरियाज़ मैंने लिखवाए हैं, इन 22 में से अगर किसी एरिया में से कोई चीज़ आपको सामने नज़र आती है तो आपने एक लाइन में वो चीज़ वहाँ नोट कर लेनी है और यही उस दिन का एमसीक्यूज़ होगा और यही एमसीक्यूज़ आपका करंट अफेयर का एमसीक्यूज़ होगा और यही आगे जाके आ रहा होगा। अब किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जब हम अखबार पढ़ेंगे तो पहले सफ़े पे हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम नज़र आ जाएगा, चौथे पे नज़र आ जाएगा, 2 दिन बाद वो दोबारा से नज़र आ जाएगा, 5 दिन बाद वो दोबारा से आंखों के सामने आ जाएगा। तो 15-20 दिन बाद हमें उसको याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हम जब उसको पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही होगा कि परवीन हमारी फलानी नुक्कर में रहती है, रिदा हमारी गलियां 2 छोड़ के आगे रहती है, फलानी जो है वो तांगे पे जाती है, फलानी रक्शे पे जाती है। तो जैसे हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें ये बातें याद हो जाएंगी जब हम अखबार को डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे। बस पहली दफ़ा हमें याद रखना होगा कि किस गली से जाना है और किस चीज़ को हमने याद रखना और उसको क्यों याद रखना है।
तो अब इस तरह हमारा अखबार पढ़ना जो है वो हमारा एप्टीट्यूड बन जाता है, हमारे अंदर वो चीज़ रच जाती है। लेकिन क्योंकि हमने चीज़ों को इस तरह से पढ़ा नहीं होता, हमें फिर उस तरह से उनके बारे में मालूमात नहीं होती है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि जो करंट अफेयर्स के हवाले से एमसीक्यूज आए हुए हैं, उनमें क्या क्या एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसके अंदर ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, फाफन का हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप लोगों के पास जिन बच्चों के पास वो नोट्स जिन्होंने मंगवाए थे, उन बच्चों के पास एक नोट्स में जब एशिया और अफ्रीका वाला एरिया हम शुरू करते हैं तो उससे पहले यूनाइटेड नेशन का एक पेज मैंने दिया हुआ है। उस पेज पे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन है। यूनाइटेड नेशन कब बनी, कहाँ बनी, क्या थी, कितनी इसकी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसका इजलास किस दिन होता है, इसके सेक्रेटरी जनरल पहला कौन था, मौजूदा कौन है, और वो किस जगह से बिलोंग करता है, यानी उसके घर का एड्रेस भी उसको जानना है। तो उस यूएन ऑर्गेनाइजेशन के पेज के बाद अगले पेज के ऊपर को 15 से 20 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिख दी हुई हैं, जिसके अंदर कांस्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हैं। क्या कि वो ऑर्गेनाइजेशन G7 है, G8 है, राइट, उसके बाद यूरोपीय यूनियन है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, डब्ल्यू बैंक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स आपको कॉन्स्टेंटली आने चाहिए, और इनके इनके हेड्स, किसी जगह का हेड का नाम प्रेसिडेंट होगा, किसी का नाम CEO होगा, किसी का नाम जनरल सेक्रेटरी होगा, तो मुख्तलिफ हेड्स के नेम्स होंगे। तो आपने लेड पेंसिल से उन्हीं पेजेस के ऊपर उनके नाम नेट से सर्च करके आपने अपडेट कर लेने हैं, और नेट से जब आपने सर्च करना है तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से इनके नेम्स अपने पास एक दफ़ा अलाइन कर लेने, क्योंकि जब आप पेपर के लिए जा रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इंटरनेट को सर्च करें। ये टाइम आपके पास आजकल ही है कि आप एक दिन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एरियाज को अपडेट कर लें विद करंट अफेयर्स, राइट। सो अगर हम अखबार उसके बाद डेली पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, अखबार में खबर लगी होगी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट चेंज हो गया है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उठाओगे और उसको बैठ के अपने उसी नोट्स की जगह पे चेंज कर लोगे। मिसबा बेटा उधर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन आपको इस चीज़ का सोल्यूशन देगी। अगर किसी बच्चे के पास वो नोट्स नहीं हैं तो आप लोग के पास हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, या कारवां की बुक, या कोई भी आपके पास जीके की बुक है, तो उस बुक के अंदर ये एरिया होगा जहाँ पे यूएनओ के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की गई होगी। तो आपने उन तमाम के हेडक्वार्टर्स, एजेंसीज, अब एक वर्ड है इसमें एजेंसीज का, ऑर्गेनाइजेशंस में ही सब कुछ कवर हो गया, बैंक्स भी। और ये एजेंसीज का मतलब है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI है, इंडिया की रॉ है, मोसाद जो है वो इसराइल की है, FBI जो है वो US की है, फिर MI6 जो है, उसके बाद KBG जो है वो रशिया की है। तो ये एजेंसीज कब कब बनी थी, किन किन मुल्क से इनका ये बिलोंग करती हैं, ऑल आर। हाँ जी, मेरे नोट्स मोस्टली मोस्टली आर अपडेटेड, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि किंजा तुम इस बैच में क्या कर रही हो, GK ऑनलाइन 3 में। GK ऑनलाइन 3 की तो क्लास ही नहीं है आज। तो पहले खैर वापस मुझे, अब मैं इन बातों से कंसर्न नहीं हूँ फिलहाल, ये कोऑर्डिनेटर्स कंसर्न है जो आपकी बैठे क्लासेस ले रहे हैं। मेरा यहाँ सवाल ये है, लेकिन किसी को निकालना मत यार, गलती से नेम चेंज हो गया है, किसी और नाम से बैठे पढ़ रहे हैं क्लास। लेकिन एनीवे, अभी मैं अपनी रूटीन पे आ रहा हूँ। आपने इन एजेंसीज के बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन रखनी है। अगर आप क्लास पेपर उठा के देखें तो ये सवाल आया हुआ है कि IB MI6 ने या फलानी एजेंसी कब बनी थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी। खैर, एजेंसीज हेडक्वार्टर्स के ऊपर पहला एरिया आप लोगों को मैं भी आइडेंटिफाई भी करूँगा कि इनके मुतालिक पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। उसके बाद हमारे पास एक और एरिया है जिस पे हम रिसर्च करते हैं और जिसको हम करंट अफेयर में डालते हैं सेकंड नंबर पर। उसके लिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ, न्यूज़ एजेंसीज। अब न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो नेशनल भी होती हैं और इंटरनेशनल भी होती हैं। बहुत मज़े की बात है कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप शायद पहले इस चीज़ को बॉदर भी ना करते हो कि जब कभी किसी खबर को पढ़ रहे होते हैं तो उसके शुरू के अंदर लिखा होता है इस्लामाबाद, कराची, और साथ में स्लैश लगी होती है और एक नुमाइंदे का नाम लिखा हुआ होता है। तो ये जब आप जंग न्यूज़, दुनिया न्यूज़, या ख़बरें, या औसाफ, या नवाए वक्त में से कोई अखबार सामने रखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये खबर है कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ पे हमला कर दिया। उसके खबर शुरू होने से पहले एक ब्रैकेट में कुछ लिखा गया होता है। वहाँ पर अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो लिखा होगा कि इरना स्लैश नेशनल न्यूज़, आगे कॉमा बंद और आगे खबर शुरू हो जाएगी। जो IRNA है, इरना, ये क्या है?
तो ये एक न्यूज़ एजेंसी है ईरान की जिसने कोई खबर ली होगी और पाकिस्तान न्यूज़पेपर ने वहाँ से खबर उठा के यहाँ लगा दी। जैसे अगर अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई खबर लगे तो वो यूँ लगेगी जंग न्यूज़पेपर पाकिस्तान ब्रैकेट और आगे उन्हें आप खबर दे देंगे कि ये जंग न्यूज़पेपर से हमने उठाई है पाकिस्तान में। तो जंग तो पाकिस्तान के आपको पता है। अब ये है न्यूज़पेपर का नाम, इस तरह से न्यूज़पेपर जहाँ से छपते हैं उनके कोई नेम्स होते हैं, कुछ कुछ ममालिक की एजेंसीज के नाम मुख्तलिफ हैं। तो न्यूज़ एजेंसीज के नेम्स आपको अखबारों में, जो न्यूज़ एजेंसीज जिन न्यूज़ एजेंसी से खबर अखबारें ले रहे होते हैं आजकल, उनके नेम्स आपके एमसीक्यूज में वो डालते हैं। तो आपको ये बात नहीं पता होती कि आप न्यूज़ एजेंसीज को क्यों याद कर रहे हैं। आपने वो न्यूज़ एजेंसीज याद की होती हैं जो आपके पास कॉन्स्टेंट में लिखी हुई होंगी, आपने वो न्यूज़ एजेंसीज याद की होंगी जो आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। लेकिन यस, बीबीसी भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी भी खबर देती है या हमारे मुकामी अखबार खबर उन न्यूज़ एजेंसी से उठाते हैं और वो हमारे अखबारों की जीनत बनी हुई होती है। और जब आपका करंट अफेयर का पेपर में एमसीक्यूज बनाने होते हैं तो वो करंट अफेयर के अखबारों से इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और उनकी आंखें इन जगहों पे होती हैं और वहाँ से वो उस टाइम जो नाम आया होता है वो लिख लेते हैं। अब जब आप कोई भी खबर पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस वक्त देखना है कि अगर किसी एजेंसी का नाम लिखा गया और लिखा होगा कि अकॉर्डिंग टू इरना दिस न्यूज़ हैपेंड और ये कुछ हुआ, राइट, अकॉर्डिंग टू यस एपीपी या कुछ भी इस तरह के नेम्स आपको नजर आएंगे अखबारों के अंदर। और अब आपकी नजरें इन पर रुकेंगी क्योंकि ये आपका सवाल है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको इनका एब्रीवेशन आना चाहिए, ये पता होना चाहिए न्यूज़ एजेंसी कहाँ से बिलोंग करती है। दो तरह की न्यूज़ एजेंसीज आप नोट करेंगे, पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज जिनको हम नेशनल न्यूज़ एजेंसीज कहते हैं, एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज होती हैं और आपके अखबारों के अंदर ये लिखी हुई होती है। तो हमने न्यूज़ एजेंसीज को कॉन्स्टेंटली में तो याद करना ही होता है कि फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ एजेंसी, फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ एजेंसी, लेकिन करंट अफेयर में हमने उस न्यूज़ एजेंसी को ज़रूर देखना होता है जो हमारे कॉन्स्टेंट में नहीं लिखी हुई और हमने उसको उठाकर अपने कॉन्स्टेंट का हिस्सा बनाना होता है और हमने इसको डेली बेसिस पे देखना होता है। तो आपको भी ये बात आज पता चलेगी कुछ बच्चों को पहली दफ़ा कि अच्छा, तो ये जो खबर हम पढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान ने नहीं दी बल्कि फलां मुल्क के न्यूज़पेपर से उठाई है। तो ये बात आपको याद आ जाएगी ना कि वो जो परवीन उस गली में रहती है ये उसकी बात हो रही है, तो इरना जो है वो ईरान की बात हो रही है, तो जो एपीपी है फलां मुल्क की बात हो रही है। तो आपको इस तरह से आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा और आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। फिर चैनल्स भी आते हैं, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं। नवीद, जब मैं अपना सारा भाषण दे लूँगा ना कि ये 22 एरियाज़ में सवाल आते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज़ भी बता दूंगा जहाँ से डेली बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और वो आप लोगों को सारों को पहले से ही पता है। और इन न्यूज़पेपर से आप लोग जो भागना चाहते हैं वो बेसिकली 5 से 10 नंबर्स लेना नहीं चाहते एक्स्ट्रा, क्योंकि आप डिपेंड करेंगे कांस्टेंट मटेरियल पर। वेरिएबल में जो बच्चा खेलेगा, आगे जाके मैं कुछ एरियाज बताने वाला हूँ कि जो आपके कांस्टेंट के जवाब वहीं से बना रहा होता है न्यूज़ से। जिस बच्चे ने न्यूज़ को मिस किया वो कंपटीशन से बाहर हो गया। अगर आपने किसी शख्स से लड़ने का मुकाबला करने के लिए जाना है, किसी रिंग में उतरना है, किसी स्टेज पर आपने उसका मुकाबला करना है, तो अगर उसके पास तलवार है तो आपके पास भी तलवार होनी चाहिए। और अगर आप बगैर तलवार के जाएं कि वो मुझसे उठाई नहीं जाती या न्यूज़ मुझसे पढ़ी नहीं जाती और आप बगैर तलवार के जा रहे हैं मैदान में, तो आप पहले दिन ही हारने से जा रहे हैं, आपने तैयारी ही हारने की है। तो इसलिए जब हम एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपको कि दिस इज द कंपटीशन, गो विद कंपटीशन और डोंट लूज द एनी एरिया जिस एरिया पे क्वेश्चन बन रहा होता है और जिस एरिया से क्वेश्चन लोगों को दे रहे होते हैं। वट एवर आई एम डिस्कसिंग टू यू इट्स ऑल अबाउट द एग्जामिनर्स जिन्होंने आपके पेपर्स बनाए हैं, उनसे हम लोग इन चीज़ों को इन्फर करते हैं। उनसे डिस्कशन के बाद आप लोगों के साथ ये चीज़ें सारी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद न्यूज़ एजेंसीज के बाद आगे चलें तो एक लफ्ज़ है एयरलाइन, एयरलाइंस। अब एयरलाइंस के साथ एक पूरा लफ्ज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। एयरलाइंस में एविएशन इंडस्ट्री पूरी, क्या है यार, एयरलाइंस में एविएशन जो हमारी एयर एविएशन है और इसके साथ एयर ट्रैफिक। एयर ट्रैफिक क्या है? अब एयर ट्रैफिक या एविएशन या एयरलाइंस के सवाल अखबार में किस जगह आते हैं? एयरलाइंस जो हैं आपने पढ़ी होंगी कि ब्रिटिश एयरवेज जो है वो बरतानिया की है, लेकिन उसके तो नाम में ही ब्रिटिश लगा हुआ है तो हमें फ़ौरन याद हो गया ना कि बरतानिया की है। कुछ एयरवेज ऐसी हैं जिनके नामों से जाहिर नहीं होता है कि ये एयरलाइन किस मुल्क की है। एक तो आपने सिर्फ वही याद करने हैं। तो वो जो नोट्स आप लोग के पास आए हैं उनके अंदर मैंने सिर्फ 15 से 16 वही एयरलाइंस को सॉर्ट आउट किया जिनके नामों से नहीं पता चलता कि वो कौन सी एयरलाइंस है। कल जब मैं आपको मिसलिनियस करवाऊंगा तो एयरलाइंस के अंदर कुछ मिसलिनियस आपको हैंडल करवाऊंगा कि ये मिसलिनियस इस वजह से वो एग्जाम में डालता है और ये यूं आते हैं। तो एयरलाइंस में चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा एलैबोरेट करूंगा।
लेकिन अभी एयरलाइन से मुतल्लिक दूसरी चीज़ क्या आती है हमें, जैसे इस बच्चे ने कंतास लिखा है, इससे लुफ्थांसा है, इसमें फिजी है, इससे कैथे पैसिफिक है। तो इस तरह के जो एयरलाइंस के नेम्स हैं उनके अंदर से जाहिर नहीं होता है कि किस मुल्क से बिलोंग करती है। एक तो ये बहुत ज़रूरी आएंगी। दूसरी, एयर ट्रैफिक या एविएशन से मुतल्लिक इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो इस एरा के अंदर ग्रो हो रही है, और आपकी अखबार में हर महीने दूसरे महीने किसी क्वार्टर में ये खबर ज़रूर होती है, खुदा न खास्ता कोई जहाज़ कहीं गिरा है, वो जहाज़ कौन सा था, 380 था, बोइंग था, 777 था, किस मुल्क की एयरलाइन थी। एक तो ये बात। वो जो जहाज़ है वो जहाज़ चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ बनाया, उसका नाम क्या है। ओके, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है वर्जीनिया। वर्जीनिया पाकिस्तान में कब लैंड हुई है पहली दफ़ा, एक ये बात। और नहीं, वर्जीनिया ब्रिटिश एयरलाइन है। तैयब, जो एयर सयाल है वो तो पाकिस्तान ने खुद स्टार्ट किया ना। एक एयरलाइन है जिसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, यानी पाकिस्तान से अपनी फ्लाइट स्टार्ट की है। और वर्जीनिया कहाँ से बिलोंग करती है, वर्जीनिया इसका ऑनर कौन है, वर्जीनिया इस्टेब्लिश कब हुई थी, वर्जीनिया के कौन से तैयारों ने पाकिस्तान के अंदर लैंड किया था, कौन से दो शहरों में पाकिस्तान में लैंड कर रही है, ये वीक में कितनी दफ़ा पाकिस्तान में आएगी। तो जब आप किसी जगह पे अखबार के अंदर ये खबर पढ़ोगे तो आपके दिमाग खुद ही इस बात की तरफ जा रहा होगा कि अच्छा यार ये एमसीक्यूज आना है। जब आप अखबार में छपा हुआ ये एमसीक्यूज पढ़ोगे कि पाकिस्तान और चाइना जो है ML1 रेलवेज ट्रांसपोर्टेशंस रेलवे को तरक्की देना चाहता है, और ML1 खड़ा स्टार्ट किया जा रहा है, और ML1 जो है उस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो ये है। तो उसकी 7-8 लाइन जो अखबार में छपी होंगी वो सारी आपकी अपडेटेड एमसीक्यूज होंगे। अब रेलवे में से जब उसने सवाल बनाना है उसने ML1 से बनाना है। रादर के आप पेपर की रात बैठकर करंट अफेयर देखो या किसी ऐसी वेबसाइट से चीज़ें देखो जिसने कुछ चीज़ें छोड़ दी हो, राइट। सो हाँ जी, वर्जीनिया एक स्टेट का नाम भी है, और एक वर्जिन एयरलाइन है शायद, या पता नहीं वर्जीनिया एयरलाइन है, आई एम नॉट श्योर कि NIA है या NIN ही है, सिर्फ उसको चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान में उसने इसी मंथ उसके ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब इसी तरह जो एयर ट्रैफिक है या एविएशन में कोई मिसाइल बन रहा है, फलाने मुल्क ने फलाना मिसाइल बना लिया, फलाने मुल्क ने फलाना ड्रोन बना लिया, फलाने मुल्क की फलानी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बन गई, पाकिस्तान ने फलाना सर्वर खरीद लिया, पाकिस्तान चाइना के साथ सर्वर खरीद रहा है, इंडिया जो है वो US के साथ अपने सर्वर्स बना रहा है। तो अखबारों में एविएशंस के ऊपर, एयर ट्रैफिक के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर भी खबरें आ रही होती हैं जो हमारे पेपर्स का हिस्सा बनते हैं। तो इन 3 एरियाज जो अभी तक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चंस आपके MCQs के हवाले से बन रहे होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और एरियाज दिखाता हूँ। अच्छा, एयर ट्रैफिक एयरलाइंस के बाद हमारे पास एक और एरिया आता है जिसको हम कहते हैं, आप लोग ये सारे एरियाज पढ़ के आए हो, स्ट्रेट्स, बेज, ये मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ सारे, बेज, आइलैंड्स, राइट। उसके बाद गल्फ, ये तो आप क्योंकि मेरे साथ पढ़ के आए हो, लेकिन हमें पहली बात तो कांस्टेंट इनके पता चल गया ना कि हैं क्या क्या और हैं कहाँ कहाँ। लेकिन जो इनमें से न्यूज़ में डिस्कस होगा, जो बे जो है बहुत डिस्कशन में आ गया, किसी बे पे कोई हमला हुआ, किसी आइलैंड का नाम पे कोई इवेंट हुआ, किसी गल्फ में कोई एक्टिविटी हुई, किसी स्ट्रेट पे कोई दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह के MCQs अगर आप अपने अखबार देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको गल्फ, आइलैंड, बे, स्ट्रेट्स के नाम से चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और वहाँ पर अज़रबैजान और जो आर्मीनिया की जंग के हवाले से जो गल्फ, स्ट्रेट, सीज़ और इन इन पहाड़ियों का जिक्र हो रहा है, वही तो आपके MCQs में से उसने देना है। तो उसके पास ईजी एरिया, और GK मीन्स एवरीथिंग, यानी वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको करंट अफेयर से रिलेट करे, लेकिन अगर अगर जो चीज़ आपके करंट अफेयर में आ रही है आपके GK में से, उसका करंट पोर्शन तो वो पूछने का पाबंद है ही है, लेकिन वो उसको एज अ GK भी तो आपसे पूछ सकता है, राइट। तो आपके जो हमारे एरियाज हैं, स्ट्रेट, बेज, आइलैंड, गल्फ, और जितना ज्योग्राफी हम पीछे पढ़ के आए हैं या अभी तक जो GK आपने पढ़ा है, उस सारे को आपने अपडेट करना है। कभी कभी ऐसा होता है किसी समंदर में कोई नया आइलैंड निकल आता है, उस आइलैंड के ऊपर सवाल नहीं किया जाता, उस समंदर के ऊपर सवाल कर लिया जाता है। उसके नज़दीक किसी मुल्क की डिस्कशन हो रही है, उसका कंट्री, उसका कैपिटल पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो अखबार की नज़र बन रहे होते हैं, आपके MCQs जो हैं वो वहाँ से ले रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट की बात कर ली, बेस की बात कर ली, आगे एक और एरिया है हमारे पास फिफ्थ, और फिफ्थ एरिया के अंदर हमारे पास एक लफ्ज़ है रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स।
अब रिसेंटली पब्लिश बुक्स का ताल्लुक 100% किसी न्यूज़पेपर से है और कहीं से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यूज हैं। अब कभी भी आप अखबार पढ़ोगे तो आपको उस अखबार में उस महीने कोई ऐसी बुक का जिक्र मिलेगा जैसे जो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट ने लिखी है, जो किसी पर्सनालिटी ने लिखी है, जो किसी सेलिब्रिटी ने लिखी है, या ऐसी बुक जिसके ऊपर डिबेट हुई हो। आपको याद है कि फॉर्मर आईएसआई चीफ ऑफ पाकिस्तान जो थे, उन्होंने क्रॉनिकल्स के नाम से एक बुक लिखी थी, दल्लत जो है इंडियन आर्मी चीफ उसके साथ मिलकर। तो क्या नाम है उसका, दुरानी, असद दुरानी की बुक, यस। उस बुक के का नाम क्या था, उस बुक का ऑथर क्या था, और ये बुक अखबार में 1-1.5 हफ्ता और इसके अलावा आपके टॉक शोज में रही। राइट, बिल्कुल सी के तला और जईन और बाकी बच्चों को भी ज़ाहिर है इस इवेंट का पता है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अब आपके ये इवेंट्स जो हैं, आपके आपके कान खड़े करने चाहिए इन इवेंट्स को कि भाई ये जो चीज़ मुझे याद करनी है। आप लोग को ये बात याद है कि शाहिद अफरीदी ने एक बुक लिखी है, उस बुक का टाइटल क्या है? तो आपको 4 टाइटल देगा, लेकिन अगर आपने उस बुक को छपने के बाद उसका टाइटल नहीं याद किया, उसका ऑथर राइटर नहीं देखा, उस बुक के पेजेस को नहीं देखा, उसका बुक का रिव्यू नहीं देखा, और ये सारी बातें किसी एक खबर में 5 लाइंस में सब कुछ थी। हाँ जी, वॉर एंड पीस इज रिटन बाय, ये मॉक एग्जाम में था किंजा। ये जो वॉर एंड पीस वाली बात है ना, ये वो किताब है जो करंट अफेयर से तो नहीं आई थी। ये हमारा जो बुक्स वाला एमसीक्यूज होते हैं ये वहाँ से आती है। राइट, और जो रिसेंटली पब्लिश बुक्स हैं, जब हम रिसेंटली पब्लिश बुक्स में किसी बुक की डिस्कशन करते हैं और उसकी डिस्कशन में कोई भी पास्ट की बुक डिस्कस हो जाए या कोई पास्ट इवेंट रिलेट कर जाए, तो मोस्टली उन तरह की बुक्स को वो आंसर्स में डाल रहा होता है। राइट, तो अब ओबामा ने 2009 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ओबामाज वॉर। मुशर्रफ ने एक बुक लिखी थी बिहाइंड दी एनिमी लाइन्स, शायद इस तरह से। अच्छा, मलाला ने एक बुक लिखी है आई एम मलाला। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे आपके रिसेंट पब्लिक। अब मैं दो बातें मिक्स कर रहे हो आप लोग। अब जैसे बच्चे लिख रहे हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान या अल तफसीर, ये वो किताबें हैं जो पुरानी बुक्स हैं या जो लिख चुकी। लियो टॉल्स्टॉय वाज रशियन स्कॉलर और उसकी डेथ हो चुकी। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली पब्लिश बुक्स के, आजकल क्या पब्लिश हुआ। राइट, या कोई पुरानी बुक माजी की लिखी हुई अखबार में डिस्कस हो रही। तो आपने अखबार पढ़ते वक्त उनके अंदर ये पेजेस आते हैं, उनके अंदर ये न्यूज़ आती हैं कि फ़लानी बुक फ़लाँ बंदे की पब्लिश हो गई है और उसकी इनऑगरेटेड जो सेरेमनी थी वो फ़लाँ जगह पे हुई है। तो आपकी ये चीज़ें सारी जो हैं वो इट कम्स इन द एरियाज। और यूजुअली हर साल कोई करेक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई शख्स जो किसी बड़ी ओहदे पे रहा हो, वो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोगों के लिए किताब लिख के जाता है। इसलिए पीपल जो हैं वो इस पे काफ़ी एक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बुक्स के साथ में एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स कि आपकी जो किताब है उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो डिबेट में आई हो। और उन दिनों हाँ बायोग्राफीज भी हो सकती हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो पाकिस्तान पर बनी हैं या कोई अफगान वॉर पे बनी है, और आपको ये बात घर बैठे तो नहीं पता चलेगी क्योंकि आप अपडेट तो नहीं हो। और यस, प्रॉमिस्ड आइलैंड रिसेंटली रिटन बाय ओबामा, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे इसको लिया जा सकता है। लेकिन लिटरेचर के अंदर अब सेविंग फेस नाम से शर्मीन उबैद चुनायगनी की बुक थी, और वो बुक ने ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन ली थी। राइट, सो इस तरह की, ठीक है। शहबाज ने हमसे अच्छा हुआ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि recently published book on coronavirus was an MCQs in PPSC lecturer English literature test। देखिए कि ये एरिया ही तो है उनके पास करंट अफेयर में से एमसीक्यूज निकालने का। मैं आप लोगों को करंट अफेयर के उन एरियाज पे सिर्फ इक्विप कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर तो आपके दिमाग में ये होगा कि अच्छा बुक्स की बात हो रही है तो ये छोड़ने वाली खबर नहीं है, क्योंकि आपके पूरे साल में हार्डली 10 या 15 बुक्स छपेंगी और आपकी नज़र से वो गुजरी होनी चाहिए तो आप सही जवाब दे सकेंगे। लेकिन मेरी वही एग्जाम्पल कि अगर आप 10 नंबर छोड़ना चाहते हैं तो आप तो मुकाबले से पहले ही हार गए। यानी अगर आप बगैर तलवार के लड़ना चाहते हैं उस शख्स से जिसके पास तलवार है तो आप तो मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर तो आप तुक्कों के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर तो आप इस क्लास में भी अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन हम अब जब इस क्लास को हमने स्टार्ट किया था, आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, जब हम इस लेक्चर को एंड करेंगे तो शायद हम अपने सोचने के नज़रिए को भी थोड़ा सा बदल चुके होंगे, शायद हम इस चीज़ पे भी नज़रसानी कर रहे होंगे कि अब हमें चीज़ों को यूं नहीं लेके चलना, हमने चीज़ों को यूं लेके चलना है। तो हमें वो लोग याद होना शुरू हो जाएंगे और हमारे ये एप्टीट्यूड के अंदर ये चीज़ें डालनी है मैंने आप लोग के। शेख रशीद साहब की बुक कौन सी नाम से आई? बुक का तो पता नहीं है, बाकी चीज़ें तो आई हैं, लेकिन बुक भी आई होगी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, जो कोई किसी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक 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 ठीक। अच्छा, बस हंसते रहो चुपचाप। अच्छा, अब ये देखो, एक और हमारे पास एरिया है जिसको कहते हैं नोबेल पीस प्राइज। अब ये क्यों हमारे एमसीक्यूज की जान नहीं छोड़ता हर साल और हर एमसीक्यूज के अंदर? इस वजह से कि नोबेल पीस प्राइज का जो इवेंट है वो दुनिया में हर साल होता है। अच्छा, जब ये दुनिया में हर साल होता है तो ये क्वार्टर में हो या किसी 6 मंथ के एमसीक्यूज में हो या 2 years के एमसीक्यूज में हो, तो एक एमसीक्यूज वो यहाँ से बनाता है, वो ये एमसीक्यूज बनाता है कि इस साल के जो नोबेल पीस प्राइज मिले हैं वो किस किस को किस किस कैटेगरी में मिले हैं। एक तो ये सवाल बनाता है। दूसरा सवाल ये बना सकता है कि जो नोबेल पीस प्राइज थी, इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेशंस कौन कौन सी थी। किसी दौर में ऑर्गेनाइजेशन भी कोई नॉमिनेशन में चली जाती है, कभी कोई पर्सनैलिटी भी नॉमिनेशन में चली जाती है, राइट। तो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी, कोई इलाका पूरे का पूरा भी नॉमिनेशन में चला जाता है, तो कभी कभी अनहोनी चीज़ भी नॉमिनेशन में चली जाती है और वो चीज़ आपके न्यूज़ बनती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब हम जाएं ठीक है, हम अगर अब इस तरफ जाएं नोबेल पीस प्राइज के ऊपर, तो उसने एक साल ऐसा सवाल दिया, यानी एक पेपर, पास पेपर्स वगैरह आप रिव्यू करें तो उसने ये सवाल दे दिया, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो लाजमी नहीं है कि वो उसका करंट अफेयर बनाए, वो अखबार में छपने वाली उस चीज़ पे कांस्टेंट सवाल भी पूछ सकता है। यानी उसने ये पूछ लिया कि हु वाज द नोबेल, और नोबेल स्टार्ट कब से हुआ, ठीक है, और इसकी कैटेगरीज कितनी थी, तो वो उसके उन एरियाज में भी चला जाता है जो छपे नहीं लिए होते। तो नोबेल पीस प्राइज पे बात क्यों हो रही है? क्योंकि हर साल इस पर बात होती है, हर साल अखबार में आता है। तुम लोग अखबार के टुकड़े उठाकर पढ़ो, तुम्हें पता चले कि जब नोबेल पीस प्राइज इनाम अनाउंस होने होते हैं तो उससे 2 महीने पहले ही डिबेट होना शुरू हो जाती है, तो अखबार में तो आ गया, ठीक है। और अगर जब जिन दिनों ये हो रहे होते हैं उन दिनों बहुत डिबेट हो रही होती है, और जब ये हो जाते हैं तो 2 महीने तक फिर टाँटा टाँटा होती रहती है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें अपने जो ये वाला एरिया है 6 नंबर पर, यहाँ से हमें एक सवाल को लाजमी तौर पर कैच करना है। उसके बाद हमारे पास एक और एरिया है जिसको हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट्स, उसके बाद पीएम्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के बाद सीईओज, सीईओज के बाद हेड्स। किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट्स के नेम्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स के नेम्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ का नाम और हेड्स के नेम, ये आपके आते हैं। कैसे आते हैं और इनको कैसे याद करना है? अखबार के अंदर आपके जो 4-5 नेबर कंट्रीज़ हैं उनके नाम तो ज़रूर आपको आने चाहिए। कौन कौन से? ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है। इन सब के प्रेसिडेंट्स के नाम आपको आने चाहिए, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम आपको आने चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके बाद बाकी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स कौन है। और मलेशिया का पाकिस्तान में विजिट हुआ, अखबार ने बताया। रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट किया, अखबार ने बताया। आज़रबाईजान का प्रेसिडेंट विजिट करना चाहता है, उसने बताया। ताजिकिस्तान आप जाना चाहते हैं, अखबार ने बताया। तो जिस जिस मुल्क की नाम आपके पाकिस्तान से मुंसलिक होकर खबरों की जीनत बन रहे हैं, उस मुल्क की करेंसी क्या है, उस मुल्क का कैपिटल क्या है, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, उसके फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, अखबार में क्या चीज़ छपी। पाकिस्तान यूएई गया, यूएई इधर आया, इसराइल का फलाना प्राइम मिनिस्टर उधर जा रहा है, इसराइल का फलाना एम्बेसडर वहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें अखबार में आजकल छप रही हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के। और इसी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मार्क जर्कबर्ग जो है वो फेसबुक का सीईओ है, जैसे ट्विटर का सीईओ कौन है, जैसे दुनिया का जो बिजनेस टाइकून है वो कौन है, तो अखबारें जब आप उठाओगे तो किसी दिन पेपर पे ये रैंकिंग आई होगी कि दिस इज द वर्ल्ड
फर्स्ट बिजनेसमैन ये सेकंड पे चला गया इस मुल्क की रैंकिंग में, उस मुल्क की रैंकिंग में, राइट। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए प्रोविंसेस के ऊपर। ये वैसे मैंने पाकिस्तान के अंदर वाले, पाकिस्तान में भी आपको करवाना था, लेकिन ये यही बता देता हूँ। एक तो ये बात कि जो मिनिस्टर्स हैं जिनमें आपने पेपर्स देने हैं, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो सब इंस्पेक्टर के बच्चों से लिंक्ड है, और इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है वो उसके अंडर पुलिस आती है। तो आपको पता होगा आपका इंटीरियर मिनिस्टर मौजूदा कौन है, उसने उसने पोर्टफोलियो किस दिन लिया है, और उससे पहले कौन था। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि आपका एक प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्ट्री भी होती है, प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी भी होता है। आपके साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है प्रोविंस के साथ कैसे लिंक है, आपका आईजी कौन है, राइट। और आपके आईजी के बाद साउथ पंजाब का जो पहला आईजी लगाया गया वो कौन है, एडिशनल आईजी लगाया गया। इसी तरह जो तहसीलदार के बच्चे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो डीजी रेवेन्यू है वो कौन है, आपके रेवेन्यू मिनिस्टर्स कौन है, आपकी जो पंजाब की हैरारिकी है, किसी भी लिंक से, इवन एलडीए का जिस मौजूदा डीजी डीजी कौन है, तो आप अपने एरियाज के मिनिस्टर्स भी आने चाहिए। और वो मिनिस्ट्रीज जो डिबेट में हुई हों या जो रिसेंट अपडेट हुई हों कौन सी, जैसे जीबी फाटा के इलेक्शन हुए तो वहाँ नया गवर्नर आया है, उसका क्या नाम है, उसका नया सीएम आया है, उसका क्या नाम है, कौन सी पार्टी जीती है, क्या इलेक्शंस हुए। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, मिनिस्टर्स के साथ आपके पेपर के साथ लिंक होंगी कि आप जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको वो थोड़ा सा लिंक कर देता है उसको, ताकि आपका नॉलेज और चीज़ें चेक कर रहा होता है। उसके बाद 8वें नंबर पर हमारे पास एक और एरिया है जिसको हम लिख रहे हैं इंटरनेशनल डेज। इंटरनेशनल डेज के अंदर आप लोग को पता है कि एक कैलेंडर है पूरा कि कौन कौन से दिन कौन क्या से चीज़ें होती हैं। यस, न्यू इंटीरियर मिनिस्ट्री ये है, और इसने किस दिन अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज लिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। पीडीएम आजकल एक पार्टी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब ये बार बार खबरों में आ रही है, और आप पीडीएम पीडीएम कर रहे होते हैं तो सिर्फ एमसीक्यूज ये आ जाएगा, पीडीएम स्टैंड्स फॉर, नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी आपको। अगर आपने इस एब्रिवेशन को नहीं क्लियर किया होगा तो आप इसका जवाब मूवमेंट की जगह कुछ और मोमेंटम दे सकते हैं या कुछ और वो लिख सकते हैं, तो आप उस पर कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल डेज के अंदर इंटरनेशनल डेज के अंदर जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, स्पेशली आजकल जो अखबारों में आ रहे हैं, स्पेशली आपने जिस दिन इस पोस्ट पे अनाउंस किया उस दिन से लेकर जिस दिन तक आपके पेपर होने हैं, 3 मंथ के अंदर अंदर जो सारे इंटरनेशनल डेज आए ये तो ज़रूर करने हैं आपने। उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई डेज हों, पुलिस की खिदमत का दिन कौन सा है, फिर रेवेन्यू डे कौन सा है, अगर इस तरह के कोई दिन हो, राइट। उसके अलावा इंटरनेशनल डेज के अंदर कोई भी ऐसा दिन जिसको अब यूएन ने या दुनिया ने नया दिन के तौर पर मुकर्रर किया हो, और एक जेनेरिक होता है, जैसे मोटे मोटे दिन होते हैं, पोलियो का दिन किसको कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन डे किसको कहते हैं, फादर डे कौन सा होता है, मदर डे कौन सा होता है, कॉमन डेज जो होते हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसको तो आपको कॉमनली आने चाहिए। और नोट्स के अंदर ये पेज हमारे पास अलहदा से होता भी, और हम इस पे रह भी रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डेज के साथ एक चीज़ और भी आपने ऐड करनी है कि इंटरनेशनल डेज के अंदर वो कुछ इवेंट्स की तारीखें पूछता है आपसे, राइट। अब जैसे पीडीएम का जो जलसा है वो लाहौर में किस जगह पे हुआ है, मीनार पाकिस्तान में हुआ है, उसकी डेट क्या थी। बिल्कुल इसी तरह का एज इट इज एमसीक्यूज वो आता है। वो आपसे पूछ लेगा पाकिस्तान में फलां जो सेरेमनी है वो फलां जगह पे हुई है और उसको क्या बोल, राइट। इस तरह से चीज़ें इससे मुतालिक। और जीबी फाटा का जो इलेक्शन है वो किस दिन हुआ पाकिस्तान में, राइट। सेनेट के इलेक्शन अब पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, कब होने हैं, उसकी डेट क्या अनाउंस की है उन्होंने, कितने लोग उसमें हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खबरों से और इनसे ये फैक्ट्स स्टोरीज आपको पता चल रही होती है। उसके बाद हमारे पास आगे चलता हूँ। राव तैयब अब कह रहे हैं कि उनके पेपर में यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ये आया। तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है तो उसकी कांस्टेंट चीज़ें पढ़नी कि बिलोंग कब से, स्टार्ट कब से हुई। अब आपके पेपर के उन 6 या 4 ऑप्शंस के अंदर देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज में उन्होंने किसी ज़ुबान का नाम नहीं लिखा होगा। जैसे इन्होंने मुबशरा ने हमें जवाब दिया कि 6 लैंग्वेजेस हैं और 6 की 6 ऑफिशियल हैं। तो वो यही पूछेगा 6 लैंग्वेजेस हैं, 4 ऑफिशियल हैं, 5 ऑफिशियल हैं, कौन सी ऑफिशियल कौन सी नहीं। अच्छा, 9 पे आ जाए तो 9 के अंदर हमारे पास एक और एरिया है जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है ये मैंने आपको पूरी करवानी है। स्पोर्ट्स के ऊपर मैं आपको पूरा
अभी से लेकर जितने भी एमसीक्यू स्पोर्ट्स पे आ सकते हैं या वो देता है, वो मैंने आपको पूरे के पूरे लिखवाने हैं, राइट। आधे पौने घंटे का वो पूरा सेशन होगा हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर, जितने अभी तक एमसीक्यू स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं, और जो उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपने बनाना है, जिस तरह से आपने उसको एमसीक्यूज में लेकर जाना है, उस पर मैं बात करूंगा आपको। बिल्कुल, असद ने भी जैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी असद ने हमें कि एफपीएससी का भी न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है। अभी एक जाहिद सईद साहब को न्यूली अपॉइंट किया उन्होंने, और मारूफ अफजाल जो था ही वाज नॉमिनेटेड, और ओथ लेने से पहले पहले उसकी डेथ हो गई है। तो ये आपके हैपनिंग्स हैं, जो इवेंट्स हैं जो इस मुल्क में चल रहे हैं, तो उसके ऊपर चीज़ें आपको अखबार से स्पोर्ट्स के एरिया के मैं छुड़वा रहा हूँ आपको। स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या आता है वो मैं सारे स्पोर्ट्स के एरिया में लिखवाऊंगा, और होपफुली हमारा ये एरिया कल हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स में से हमारे एमसीक्यूज आते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एरिया है, उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं? आप अखबार में खबरें पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑयल बैरल है, या इंटरनेशनल एजेंसीज में जो यूएस बैरल ऑयल है, उसकी कीमत कम हो गई है। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि बैरल कितने लीटर का होता है, यूएस बैरल कितने लीटर का होता है। शायद मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ये करवाया भी था यूनिट्स। और आपके पास इन इन एमसीक्यूज में आपको ये वाला एमसीक्यूज भी आता है कि यूरो जो है या डॉलर जो है या किसी भी ऐसी मेजरमेंट का जिक्र हो रहा होता है जो आपके खबरों की जीनत बने हुए होते हैं। अच्छा, अब जैसे ये साद ने हमें कहा कि एफपीएससी के टेस्ट में कोविड के मुतालिक 3 क्वेश्चंस थे, तो अगर आप ये कहें कि आप किसी बने बनाए रजिस्टर से कोविड से मुतालिक एमसीक्यूज ले लेंगे तो आप पेपर में सॉल्व कर लेंगे, नहीं ऐसा हो सकता। आप जब कोविड को डेली बेसिस पे खबर के तौर पे पढ़ रहे होंगे तो आपके पास उस टाइम ये बात याद आ रही होगी कोविड के मुतालिक क्या एमसीक्यूज है। नहीं, शाहजेब अली हसनैन ने सही बताया हमें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल यूनिट्स को हम कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल यूनिट्स की बात हो रही है। आई हेट द गाइज जो इस वक्त वेटिंग में भी हमारे साथ, मैं इससे तंग होता हूँ कि जब मैं लिख रहा होता हूँ और आप वेटिंग में होते हैं, तो मुझसे नहीं लिखा जा रहा था जब तक मैं आपका स्टेटस क्लियर ना करूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सर, हमने तो ये बात कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज के बाद आप इसको देखेंगे। कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई समिट हुआ है, कोई हाई डेलीगेशन मीटिंग हुई है, अच्छा कोई कॉन्वोकेशन हुआ है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आएंगे, और इसको आपने कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, इसमें से क्या एमसीक्यूज उसने बनाना है, वो सुन लें मुझसे। यस, बहुत अच्छा किया समीर ने और शुएब ने हमें इस बारे में दिखाया। अब होता क्या है कि सार्क है, एससीओ है, कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो उनका कोई समिट होगा, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और इनकी हर साल होनी होती हैं। हर साल के बाद इनकी कभी कभी कोई हंगामी मीटिंग्स भी आ जाती हैं। एक तो जिसका भी समिट हो, उस समिट के ऊपर बहुत पॉलिटिक्स होती है, यानी उसके अंदर मुल्क इन्वॉल्व होते हैं। आपको ज़रूर पता हो कि अगर एससीओ का समिट हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, उसको होस्ट कौन कर रहा है, कौन से मुल्क में हो रहा है, किस शहर में हो रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब जैसे जर्मनी के अंदर एक शहर है BONN, बॉन, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका नाम था बॉन कॉन्फ्रेंस, और एमसीक्यूज में आया हुआ था कि बॉन इज द सिटी ऑफ, आगे लिखा होता है जर्मनी, फ्रांस, कुछ भी। तो ये अब बॉन जिसने पढ़ा है इस खबर को साथ मुंसलिक है तो उसको पता है। तो इसका मतलब है जब हम किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी मीटिंग की खबर देखेंगे तो हम फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएंगे कि हमें इसके बारे में ये जानना है कि ये कहाँ हो रही है। हमें इसके बारे में जानना है कि ये OIC की है, तो ये OIC क्या बला है, कब बनी थी, कितने इसके मेंबर्स हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने कभी ऐसे एमसीक्यूज देखे होंगे जो कि जिनके जवाब 2-2 लाइंस के अंदर होते हैं, वो एमसीक्यूज ये वाले होते हैं जिसमें लिखा होता है कि द रीसेंट हेल्ड मीटिंग ऑफ OIC हैज एजेंडा, और नीचे 4 एजेंडाज लिखे हुए होते हैं, और पूरा लाइन में लिखा होता है वुमेन पॉवर्टी एंड वाटर, नीचे लिखा होता है वुमेन पॉवर्टी एंड सैनिटेशन, उसके नीचे लिखा होता है वुमेन पॉवर्टी एंड क्लाइमेट। तो आपने अगर इस एजेंडा को नहीं कहीं नोट किया, या आपने इस एजेंडा को नहीं पढ़ा है, तो आप तुक्का ही मार रहे होगे इसमें से, और यही वो आपका एक नंबर होगा जो शायद आपको इंटरव्यू की कॉल दिलवा देगा, और यही वो नंबर होगा जो आपको, अगर आपने चीज़ों को नहीं इस तरह से देखा होगा तो फिर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब आज के बाद हम अखबार पढ़ेंगे, अखबार में छपी हुई कोई खबर देखेंगे, तो हम उस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, मीटिंग्स को फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड और करंट अफेयर के एक एरिया है जहां से उसने आपको एमसीक्यूज यहाँ से बनाना है कि अभी रिसेंट कौन से इवेंट्स हुए हैं इन दी वर्ल्ड,
और स्पेशली जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई मुल्क में, कोई ब्लॉक बन गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें तो इस एरिया में आ रही होती है, राइट। 11 के बाद अगला एरिया है हमारे पास, और उसके लिए हम वर्ड लिख रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में, या उसकी डेथ या उसकी डिमाइस या उससे मुतल्लिक कोई भी अगर अचानक चीज़ें हो जाती हैं, कैसे, जैसे एक मुल्क था, उसका प्रेसिडेंट जो था वो बना जो फुटबॉलर था, और वो पॉलिटिशियन नहीं था, लोगों में उसका फेम बहुत था, और शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये या तो जॉर्जिया में हुआ है ऐसा, या किसी कार सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट में हुआ है, या उज़्बेकिस्तान में हुआ है, किसी इन दो में से किसी एक मुल्क में हुआ है। साथ हमें कह रहे हैं कि नामीबिया में हुआ है, अफ्रीका में। वैसे मेरे दिमाग में ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट आ रहा है। ऑलराइट, अगर नामीबिया में है तो दैट्स फाइन। तो क्यों लोगों ने उसको वो फुटबॉलर था। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज क्यों आया हुआ था? इसी वजह से आया हुआ था कि किसी भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो अखबार में डिस्कस हो जाती है, दैट कम्स इन करंट अफेयर्स। शायद ये यूक्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी, फुटबॉलर नहीं था, ही वाज कॉमेडियन, बिल्कुल ठीक, शुएब ने हमें सही बताया, यूक्रेन की ही है बात, बिल्कुल। यूक्रेन जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स में आती है। मेरा जो आपके पास है वो फाइन। अच्छा, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ में हमारे पास ईदी साहब की डेथ हुई, रुत फुफाओ की डेथ हुई पाकिस्तान में, उसके बाद नेल्सन मंडेला की डेथ हुई। इसी तरह किसी भी ईयर में या आपके आजकल प्रेपरेशन में किसी की सेरेमनी आ जाती है, उनका कोई बरसी आ जाती है, या अखबार में कोई फीचर आ जाता है, या अखबार उस पर कुछ डिस्कस करता है, तो यू शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर कि आपको उस पर्सनैलिटी के बारे में पता है। बिल्कुल लिखें असलान। अच्छा, बिल्कुल ठीक, खादम हुसैन रिजवी, यस, खादम हुसैन रिजवी। किस एज में उनकी डेथ हुई? अब आप ये सवाल यूं ही याद कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते तो अखबार ने खबर ऐसे लिखी होगी कि 70 साल खादिम हुसैन रिजवी की जो वफात हो गई, और गहरे दुख और गम का इजहार। अब ये जो 70 साल का वर्ड था, ये एमसीक्यूज था। लेकिन आप इस किस पार्टी से बिलोंग करते? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। सो अब इस तरह की जो, और ये बिलोंग किस इलाके से करता था, तो यू शुड नो एवरीवन जो अखबार में डिस्कस हो गया कि उस पर एमसीक्यूज क्या आना है। हाँ जी, शुएब उनकी तो 2013 में डेथ हुई थी, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया कि जब जब इन लोगों की डेथ्स हुई हैं, अगर आप उन दिनों में पेपर्स उठा के देखें तो ये करंट अफेयर्स की डिबेट्स थी। अब इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के अंदर एक एस्पेक्ट और भी है। एधी साहब की डेथ जब हुई तो पाकिस्तान पोस्ट ने एक टिकट जारी किया, मलाला के ऊपर पाकिस्तान पोस्ट ने एक टिकट जारी किया। ठीक है, पाकिस्तान की खातून थी जिन्होंने K2 सर्व किया, पे आई थी, उनका नाम था खातून का समरीन या समीना, यस समीना। उसके ऊपर एक टिकट जारी की, नाजिया हसन पे की, यस्मीना बेग। अब इन चीज़ों पे, ये चीज़ें आपको घर बैठे तो नहीं पता चल रही हैं, और इसका टिकट जो जारी हुआ, सवाल क्या आया हुआ था? पाकिस्तान पोस्ट ने कितनी मालियत का टिकट जारी किया? 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का? ये एमसीक्यूज है। अब जब आपने इसको पढ़ा ही नहीं होगा, या अगर आपने किसी पर्सनैलिटी को इस नज़र से देखा ही नहीं होगा कि इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेगा, तो फिर आपके ब्रेन उस चीज़ को अपडेट ही नहीं करके कहीं से गया होगा। अब ये चीज़ें हम जीके के अंदर तो नहीं पढ़ने वाले हैं, और ना ही जीके के ऊपर, इनके ऊपर कोई फ्रेम्स हैं, ना हमने इसको इस तरह से याद करना है। इसके अंदर वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अभी आगे मैं जाके आपको बताऊंगा, कि जो 13 के अंदर हम इसको ऐड करते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, अच्छा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, उसके बाद रैंकिंग्स, उसके बाद रेटिंग्स। ये जो एमसीक्यूज हैं, दिस इज द एमसीक्यूज जो आपके पूरी जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। जैसे हर साल कपास जो है, कॉटन जो है, उसको इंडिया उसका लीडर नहीं है। कभी चाइना उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है, कभी इजिप्शियन कॉटन बड़ी मशहूर है, कभी इजिप्ट उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है। अच्छा, इस साल अगर इजिप्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, लेकिन अगले साल रैंकिंग में वो नहीं होगा क्योंकि वहां पर बहुत फ्लड आया और फ्लड की वजह से कॉटन नहीं हुई, तो अगले साल की रैंकिंग किसी और के पास चली गई। ये रैंकिंग कहाँ आती है? जब आप अखबार पढ़ते हैं तो
हफ्ते में किसी दिन, महीने में किसी दिन, साल में मुख्तलिफ रैंकिंग्स आती रहती हैं कि इस साल गोल्ड की जो रैंकिंग है वो साउथ अफ्रीका के पास है, इस साल चाइना जो है वो टी बनाने में वर्ल्ड रैंक था। तो आपके पास जो हाईएस्ट लार्जेस्ट की रैंकिंग्स आती हैं, ये वेरिएबल रैंकिंग्स हैं जो आपको अखबार अपडेट करता है और जो आपने खुद अपने पास उस ईयर अपडेट करनी है। आप क्या करते हो? आप ये करते हो, आप 2016 का कोई पास पेपर पढ़ते हो, उस 2016 के पास पेपर के हवाले से जो आपने रैंकिंग पढ़ी, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इज लाइबेरिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे लाइबेरिया ही है और आप सारी उम्र लाइबेरिया ही बना के बैठे रहोगे? नहीं, ये हर साल चेंज होने वाली रैंकिंग्स हैं और इनकी रैंकिंग्स आपको घर में अखबार वाला फेंक जाता है और बता जाता है कि दिस इज द एरिया जिसको आपने मिस नहीं करना। अखबार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे तराशे आ जाते हैं, अखबार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मैप्स आ जाते हैं, जिन मैप्स को देखने आपका बहुत सा एरिया क्लियर हो जाता है। जैसे कभी कभी अखबार के अंदर 5-10 मुल्कों की ऐसी रैंकिंग आएगी कि आपने उस एरिया को काटना है और अपने नोट्स का हिस्सा बना लेना है ताकि उस ईयर की रैंकिंग है, और जब अगले साल वो दोबारा रैंकिंग चेंज होगी, इंशाल्लाह ताला आप किसी गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बन चुके होंगे। लेकिन अगर चेंज होती है और आप उस वक्त भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप उसी चीज़ जो पुराना था उसके साथ ही आप नया लगा देंगे। तो आप अपनी चीज़ों को अपडेट करें, और ये चीज़ किसी किताब ने, किसी शख्स ने आपके लिए अपडेट करके कहीं भी आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ को सिर्फ मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हम एग्ज़ाम्स की तैयारी जब कर रहे होते हैं तो हम 16, 17, 20, 25 एग्ज़ाम्स देते हैं अपने इस एग्ज़ाम में विन करने के लिए। अब जब हम इसमें विन करने के लिए अपने पेपर्स को साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं, तो हम अपने एरा की तैयारी कर रहे होते हैं। इस वक्त आपके एरा में जिन बच्चों ने गवर्नमेंट की अच्छी सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना है, वो चुपचाप इन्हीं पैरामीटर्स में अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपका मुकाबला इन्हीं बच्चों से है। अच्छा जी, टिकट जारी जब किया जाता है तो बेसिकली ट्रिब्यूट ही देते हैं ना, कि आपको एक ऑनरशिप दी है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ओन किया है, पीपल विल नो अबाउट यू, पीपल विल मेमोराइज यू, और आपका जो टिकट है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर भी लग जाता है, जहां पर वो मेंशन हो जाता है कि इस शख्स का कोई कारनामा था तो इस पर टिकट जारी हुआ। एक ये चीज़। अब जैसे शाहजेब ने हमारे से एग्जाम्पल शेयर किया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 6 मीटर इंक्रीज होगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जब आप इसको जो आपके पास कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसकी हाइट 88-48 पढ़ते रहे हम, अब 6 मीटर उसमें इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लेशियर्स और ज़्यादा चीज़ें उसमें आई, थिंग्स लाइक दिस। अच्छा, अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में 11वीं एमसीक्यूज में बताना भूल गया। इसको मैं आपको अब यही बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का इजलास हुआ है अभी रिसेंटली। हर साल सितंबर में थर्ड जुमेरात ऑफ सितंबर को जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का इजलास होता है। ये एक फैक्ट है, ये एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो इस साल हुआ है दैट वाज 74th। असल फिफ्थ था, फोर्थ था? आर यू श्योर इट वाज 75th? इट वाज 70। यस, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट वाज 75th जी। एक मिनट होल्ड करना है आप लोगों ने सिर्फ। जी जी, 100% श्योर हैं जी आप लोग, बिल्कुल। एक मिनट होल्ड करें, मुझे अपने इसकी लैपटॉप की बैटरी लगानी है, बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि जो रीसेंट इजलास हुआ है यूनाइटेड नेशन का, वो कौन सा इजलास था? 75th था। तो जो बच्चों ने न्यूज़ पढ़ी है उनको इस बात का पता लग गया जी वो 75th था। आगे चलते हैं। हाँ जी, हर साल के थर्ड ट्यूसडे को ये इजलास स्टार्ट होता है और फिर ऑन वे ये रहता है। अच्छा, इसके एजेंडा क्या था, रेजोल्यूशंस क्या थी, पाकिस्तान ने किस पे बात की, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास एक और एरिया एमसीक्यूज का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट वर्ल्ड। इंटरनेट वर्ल्ड में से एमसीक्यू ज़रूर आता है। और इंटरनेट वर्ल्ड क्या है कि फेसबुक का बानी कौन है, इंस्टाग्राम का बानी कौन है, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन कर रहा है, एमएसएन का शेयर कितना है, माइक्रोसॉफ्ट का कितना है, इसका बानी कौन है, एप्पल कौन है, राइट। तो इंटरनेट के अंदर अब 5G टेक्नोलॉजी आ गई। सवाल आया हुआ था 5G किस मुल्क ने लॉन्च की है? चाइना ने लॉन्च की है, यूएस इसको करता है, लेकिन चाइना इसका सही जवाब है। चाइना है, रशिया है, जापान है,
तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो इंटरनेट के ऊपर छपने वाली कोई भी चीज़, सिर्फ आप इतना तो पढ़ सकते हैं ना कि नया मॉडल लॉन्च हुआ है और उसको किस मुल्क ने लॉन्च किया है। अच्छा, क्या चेंजिंग्स आ रही हैं हमारी डिजिटल वर्ल्ड में, किसी खला के अंदर कुछ सर्वर भेजा गया है, खला के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड्स या इंटरनेट का डेटा सेव किया जा सकेगा। तो इस तरह के जितने भी इंटरनेट वर्ल्ड से यस यस यस, टिकटॉक पे भी आया हुआ था क्वेश्चन, हीरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि टिकटॉक किस मुल्क ने बनाई या किस मुल्क की ये ऑर्गेनाइजेशन, टिकटॉक का बानी कौन है, चाइना की है ये। तो इसी तरह वी चैट, अब टिकटॉक पे सवाल क्यों आया हुआ था, इसलिए आया हुआ था ना कि इस पर डिस्कशंस हुई हैं, इसको यूएस ने बैन किया, पाकिस्तान ने बैन किया, अखबार का हिस्सा बना। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये आपके एमसीक्यूज में आएगा, क्यों? क्योंकि अखबार ने इसको लिखा था, इसने कोट किया था। तो जितने आपके इंटरनेट वर्ल्ड के सवाल हैं वो आपने अलग से याद करने हैं। हम जल्दी से अगले एरियाज की तरफ जाते हैं कि और कौन से एरियाज हमारे पास आते हैं। हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान जोग्राफी, राइट। अब पाकिस्तान जोग्राफी को मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ, वरना मैं इसको अलग अलग से लिखता हूँ। पाकिस्तान जोग्राफी में क्या क्या आएगा, पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनमें उनके रकबे क्या हैं, पहली बात। उनकी पॉपुलेशन क्या है, दूसरी बात। और ये मैंने आपसे शेयर की भी है अभी डॉक्यूमेंट के अंदर, लास्ट पेज पे चीज़ें हैं कुछ। और उसके बाद जो फाटा एजेंसीज हैं, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, किसका कितना रकबा, ठीक है, इस्लामाबाद का कितना रकबा। अच्छा, उसके बाद आपने पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी डेवलपमेंट हुई है, कोई मोटरवे बनी है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट्स लगा था, तो उस पावर प्रोजेक्ट को लगाया किसने है, कितनी एनर्जी बनाएगा, दियामिर भाषा डैम की संग बुनियाद रख दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर होने वाली कोई भी हैपनिंग, पाकिस्तान की जोग्राफी में होने वाली कोई भी चेंजिंग, पाकिस्तान के गवादर पर बनने वाला कोई भी प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के अंदर बनने वाली कोई भी वाटर स्कीम, पाकिस्तान के अंदर होने वाला कोई भी बिल, कोई भी लॉ या बिल पास, जैनब अलर्ट बिल, खवातीन के लिए ऐप, सियालकोट मोटरवे के इंसिडेंट के बाद कौन सी ऐप इंट्रोड्यूस करवाएगी, ऑल हैपनिंग्स इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान कम्स इन योर पेपर। और ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर आपने सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई रखना कि ये हो रहा है। अगर कोई गवर्नर चेंज हुआ है, अगर कोई मिनिस्टर चेंज हुआ है, अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, अगर कोई इलेक्शंस की बात हो रही है, अगर किसी मुल्क में किसी सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, अगर किसी मुल्क में किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई एजाज़ मिला है, शर्मीन उबैद चुनाव पाकिस्तान से बिलोंग करती है, उसको ऑस्कर मिला है, पाकिस्तान के किसी शख्स को, जैसे पाकिस्तान का एक शख्स है जो कि बाइडन, यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिसेंट प्रेसिडेंट है बाइडन, उसकी जो कैबिनेट है उसके अंदर उसको माहौलियात के अंदर उसको एक पोर्टफोलियो दिया उन्होंने क्लाइमेट के अंदर, उसका नाम अली जैदी है, ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ही वाज पाकिस्तानी नयाद। सो इस ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस बाइडन इलेक्शंस जो हुए हैं, बाइडन ने अपनी कैबिनेट के अंदर एक पाकिस्तानी को ऐड किया, उसका नाम क्या, अली जैसे जईम ने बताया, अली जैदी। सो आप लोग के पास पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कोई भी खबर अगर आ रही है तो आप लोगों ने उसको भी साथ के साथ याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया, सेकंड लास्ट एरिया, जिस पे मैं बात करूंगा और मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। मैंने 14 के बाद कुछ इमर्ज कर दी चीज़ें, राइट। अब क्या है, एक वर्ड है इज़म्स। इज़म्स क्या होते हैं? इज़म्स कहते हैं, जैसे मैं कहूँ फेमिनिज्म, जैसे मैं कहूँ कम्युनिज्म, मैं कहूँ सोशलिज्म, और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज। तो जो टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं या इज़म्स हैं, इनके बारे में इसी तरह से एमसीक्यूज आया हुआ होता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो क्या होता है कि हमारी खबरों में ये टर्म्स डिस्कस हुई होती हैं, हमारे आजकल के फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे इस्लामोफोबिया एक लफ्ज़ के तौर पर डिस्कस हो रहा है। इस्लामोफोबिया क्या भला है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम कोई ऐसा लफ्ज़ अखबार में देखें और पढ़ें तो वी शुड गो फॉर दैट। तो इसके साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स बेसिकली आपने इंग्लिश के अंदर याद करने हैं, इंग्लिश की ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर। ये कोई 50 एक लैटिन वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश के अंदर हैं, जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे टॉपसी टर्वी एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनका वो सवाल हमसे पूछता है कि क्या है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे कहीं ना कहीं इन लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। मुझे ना दोनों सीआर्स मेरा सर खाते रहिएगा जब तक मैं आपको प्रोवाइड ना करूँगी।
मुझे आपने बताना है, मेरे पास जो इंग्लिश की प्रिपरेशन हुई थी अपने सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उन नोट्स में ना मेरे पास कोई 50 से 60 लैटिन वर्ड्स मैंने अलहदा से सॉर्ट आउट करके रखे हुए थे। आई विल शेयर इट टू यू गाइस, और उसको आपने अलहदा से याद कर लेना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। उम्मीद है कि आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अखबार के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किस तरह के लफ्ज आते हैं। एक लफ्ज आता है एड हॉक, और आप में से जो जो लॉयर्स बच्चे उनको पता होगा एड हॉक का मतलब, आप लोगों को पता है टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स को कहते हैं। एडहॉक का मतलब है कि ऐसी अपॉइंटमेंट जो आप टेम्प्रेरी बेस पे किसी करते हैं, लेकिन आप एडहॉक का लफ्ज़ पढ़ के आगे गुजर जाते हैं तो नीचे जवाब के अंदर इसकी 5 ऑप्शन दी होंगी सवाल की कि एडहॉक का मतलब है ये। एडहॉक का मतलब वो क्यों पूछ रहा है, टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग्स क्यों पूछ रहा है, बिकॉज ये डिस्कस होती हैं। एक लफ्ज़ है इंतिफादा, जो कि इसराइल के साथ डिस्कस होगा कि जो उनकी फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होता है, तो अखबारों के अंदर ये चीज़ें आपको आएंगी, राइट। इसी तरह एक लफ्ज़ है आपका स्टेटस को। अब स्टेटस को बहुत दफ़ा अखबार में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो आपको ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आपकी कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं में आती हैं, आपने उनको अलहदा से अपने उन 10 पेपर्स जो मैंने आपको सॉर्ट कराए हैं उसके ऊपर एक ही पेपर बना लें जिसका मतलब होगा ये स्टे ऑर्डर भी समटाइम प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं। स्टे ऑर्डर तो खैर एक ईजी वर्ड है, लेकिन अब बाय कैमरल जैसे एक लफ्ज़ है कि बाय कैमरा मीटिंग हुई या इन कैमरा मीटिंग हुई, इसका मतलब क्या है। तो आपके घर में कोई बड़ा होगा और उससे भी आप इस बात को पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। वरना आप लोगों के पास एक डिक्शनरी है, मैं आप लोगों की इधर चैट में लिख देता हूँ, मैरियम वेबस्टर के नाम से। उस डिक्शनरी में जाकर आप अपने उस चीज़ के बारे में आंसर ले सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, और उसके बारे में आप जान सकते हैं कुछ भी चीज़ें जो भी आपको। तो आप लोगों ने अपने करंट अफेयर के अंदर उन इज़म्स को ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करना है, और यूजुअली जो हेडिंग आई हुई होगी वो एक टफ वर्ड होगा, वहाँ से आपको ये बात पता चलेगी। अच्छा, एक चीज़ जो इस एरिया में लास्ट है वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कौन कौन सी हैं आप लोग को पता है, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इन पार्लियामेंट, राइट। अब जैसे जीबी फाटा का इलेक्शन हुआ है, तो जीबी फाटा के इलेक्शन के अंदर 24 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, लेकिन 23 लोगों ने उस पे विन किया है, राइट। तो एक सीट पे भी इलेक्शन होना बाकी है। तो इसमें किस पार्टी ने कितनी सीट्स ली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी करंट डिबेट्स में। अच्छा, ये कुछ एरियाज हैं जो जस्ट मैंने मेंशन किए हैं, वन बाय वन को साथ में एलैबोरेट किया है। अब अखबार के अंदर मैंने आपको इन तमाम एरियाज़ को दिखाना है कि ये एरियाज़ किस किस जगह पे अखबार में आते हैं और किस किस जगह से हम अखबार में इनको पढ़ते हैं, राइट। हम कैमरा ऑन करेंगे और उसके ऊपर डॉन न्यूज़पेपर मैंने मंगवाया, उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन गो थ्रू करवाता हूँ, दिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर। फिर हम इस करंट अफेयर को वाइंड अप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चल जाते हैं। आप लोग अब ब्रेक लोगे मेरे साथ, मुझे भी यस ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। 7:48 हो रहे हैं, 5 मिनट की ब्रेक नहीं लेंगे, हम 12 मिनट की ब्रेक लेंगे। हम 8 PM क्लास को राइट ज्वाइन करेंगे दोबारा। ठीक हो गया। चले जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ मेरे ख्याल आप लोग को आ रही है। डॉन न्यूज़पेपर मेरे पास है, मैं इसको एलैबोरेट करने के लिए कैमरे के साथ हूँ। आप लोग कैमरा एक दफ़ा ऑन करेंगे, यानी अपना नहीं ऑन करेंगे, लेकिन जो कैमरे वाली तस्वीर आपके पास है उसको देख लीजिएंगे। ऑल राइट, गुड, ठीक है जी। हाँ जी, दीदार हो गया, क्योंकि क्लास में हमें बोर्ड और बाकी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो फिर इसलिए हम उसकी तरफ नहीं आते हैं। अच्छा, डॉन न्यूज़पेपर को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली बात ये कि ज़िंदगी में जब हम कभी कुछ अच्छा पहनते हैं तो हम क्यों अच्छा पहनते हैं, ताकि हम किसी को अच्छा दिखें। और वो जो परवीन आपकी गली में रहती है, जब आप उसके पास से गुजरते हैं अम्मी का परफ्यूम लगाकर, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए गुजरते हैं ना, कि हम अच्छा परफ्यूम लगाएंगे कि तो लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छी खुशबू आएगी लोगों को। अच्छा, हम अपनी जेब में रुमाल रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, और वक्त के साथ साथ फिर हम अपने बालों में जेल और फिर हम अपने बाकी मामला अच्छे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हर शख्स की ये फितरी ख्वाहिश है कि वो अच्छा लगे और वो अच्छा दिखे। तो जब आप अच्छा लगते हैं तो सिर्फ अच्छा लगने से या अच्छे कपड़े पहन लेने से आप अच्छे नज़र नहीं आते हैं, राइट। आप अगर अच्छा बोलते नहीं हैं,
अगर आप अपने विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को अपने कपड़ों के साथ मैच नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक पर्सनालिटी पैकेज के तौर पे किसी के लिए अच्छे नज़र नहीं आते हैं। सो जब आप 100 नंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और 100 नंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए होते हैं और उसके सामने आपको बात नहीं करनी आती, उसके सामने आप अपनी जो इंग्लिश है वो पंजाबी में बोलते हैं, उसके सामने आप सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई यूज़ टू गिव द एग्जांपल कि जब आप ये बात करें कि डैम्स के स्पिलवेज जो हैं वो ख़राब हो गए, आप कहना ही चाह रहे होंगे डैम के पुश्ते ख़राब हो गए, आप कहना ही चाह रहे होंगे जिस जगह से डैम का पानी बाहर निकलता है उस पानी को हम स्पिलवे कहते हैं। ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि इसको स्पिलवे कहते हैं? जब आप अखबार पढ़ते हो, जब आप रीडिंग करते हो, जब आप कोई चीज़ अपनी नॉलेज में इजाफा करते हो तो आप उस चीज़ की टेक्निकल टर्म सीखते हो, और टेक्निकल टर्म जो है वो आपको इंटेलेक्चुअली ग्रूम कर रही होती है ताकि आप जब उसको किसी जगह पे डिबेट करो तो ये जस्टिफाई हो कि आप एक लिटरेट शख्स है। आप जब अच्छा बोल रहे होते हैं तो आपको अगर लोग आपकी तरफ देख ना रहे हो तो वो ये बात परसीव करते हैं आपके बारे में कि यार ये शख्स लिटरेट शख्स है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपडेट नहीं है, आई यूज टू से दिस इज इन क्लास एज वेल, कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अक्ले कुल समझ लिया है या आपने समझ लिया कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा वाइज हूँ, मैं थोड़ा बड़ों की तरह फैसले कर लेता हूँ तो मुझे कोई ना समझाए, तो बेसिकली आपकी जो डेथ है वो हो चुकी होती है। तो आपकी इंटेलेक्चुअल डेथ हो चुकी होती है, आप जिंदगी जी रहे होते हैं सिर्फ अपनी तबाही मौत तक के जब तक आपने रहना है। लेकिन अगर आपने ग्रूम करना है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो आपको चीज़ों को रीड करना है, आपको अपने आप को अपडेट करना है, आपको माशरे के साथ रहना है। जिस चीज़ पर आपने बात करनी है इस तरह से बात करनी है कि आपको लगे कि आप उसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। और ये चीज़ आपको कहाँ से समझ आएगी? आई शुड से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, एडवाइज ऑल ऑफ यू, कि आप अपने घर में एक बुक जो है अपने साथ ज़रूर कैरी किया करें। बेशक उसको एक साल में पढ़ें, यानी रोज़ उसका बेशक एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन एक किताब ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर डेली बेसिस पे कोई इंफॉर्मेशन का ज़ख़ीरा ऐड करें। अगर आप ऐड करेंगे तो आप हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को ग्रूम कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके दिन की पूरी एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो ना तो आप ग्रूम हो रहे हैं, आप ना तो डेवलप हो रहे हैं, आप वहाँ पर स्टॉप हो गए। तो आप जब अखबार से बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आप अपने नॉलेज को अपडेट करने की बात नहीं कर रहे होते, आप उसकी तरफ जाने की बात नहीं कर रहे होते। अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डैम्स के स्पिलवे होते हैं, अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिलियन एकड़ फीट का लफ्ज़ जो है डैम्स के अंदर मौजूद पानी के लिए इस्तेमाल होता है। आप जब अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टर्मिनोलॉजी को मैंने लोड शेडिंग के साथ यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मैंने इस जगह पे इस्तेमाल करना है, तो फिर वो लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी का एप्टीट्यूड बनना शुरू हो जाते हैं। एक मैंने डिक्शनरी आप लोगों को बताई थी, मैरियम वेबस्टर। मैरियम वेबस्टर की स्पेलिंग है MERRIUM, मैरियम वेबस्टर। लेट मी राइट हियर, मैरियम वेबस्टर, मैरियम वेबस्टर, राइट, ये मैंने लिखा। अब ये डिक्शनरी आपके पास हर वक्त होनी चाहिए कि दुनिया में जब भी आप कोई लफ्ज़ नया सुने ना, पहली दफ़ा आपने इस डिक्शनरी में लिखना है इसको जस्ट, और इसके अंदर एक वॉल्यूम आइकन है, आपने सुनना है इसको कि कैसे बोला जा रहा है, और वो सही प्रोनाउंसिएशन होगी। तो आप जब लफ्ज़ को सही अदा नहीं करते तो आपके पहने हुए अच्छे कपड़े आप पर सूट नहीं करते। फिर वो तेरी मेहरबानी वाली ऐड आपको याद है? उस ऐड में भी आप वो लड़की कहती है तेरी मेहरबानी, तो अच्छे पहनावे पे नहीं ले जाते लोग आपकी पर्सनैलिटी के पैकेज से इंप्रेस होते हैं। सो राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड आपको जस्टिफाई करेगी कि यू आर ए लिटरेट पर्सन। अब जैसे एक लफ्ज़ है फोटोग्राफी, सिंपल लफ्ज़ है, हम कहते हैं यार मैं फोटोग्राफी करा लेता हूँ। सो द वर्ड इज फोटोग्राफी। सो अगर आप इसकी सही टर्म, जब जिंदगी में पहली दफा ये वर्ड आपने सुना था तो आप इसको एक्यूरेट करते अपने दिमाग में कि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आपका मुंह फिर वही बोलता। लेकिन जब आप वहां से पढ़े बगैर खुद उसको रीड कर रहे होते हो तो फिर आप उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे होते हो, और फिर आप इंटरव्यूअर में भी सामने ये बोल रहे होते हो, और फिर आप किसी मजमे में या किसी जगह पे बोल रहे होते हो तो आप ऐसे ही बोल रहे होते हो। एक लफ्ज़ है कॉन्फिडेंस। आप अक्सर इस चीज़ पे डिबेट कर रहे होते हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक छोटी सी डिस्कशन से हमें क्लियर हो जाता है कि हम किसी शीशे के आगे ठहर कर बात करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट सफिशिएंट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप किस तरह से कॉन्फिडेंस लाते हैं? आप इस तरह से लाते हैं कि अगर आप घर में किसी छोटे बच्चे से बात करें तो आपको फील होता है
कि यार मैं इससे बात करते हुए तो परेशान नहीं होता, मैं इससे बात करते हुए तो मैं हेजिटेट नहीं होता। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं आप? इसलिए कर रहे होते हैं कि आपके दिमाग को अनइंटेंशनली ये यकीन होता है कि आपका नॉलेज इस बच्चे से ज़्यादा है। आपको अनइंटेंशनली आपको अपने ऊपर यकीन होता है कि यार जो मैं कह रहा हूं वो मैं ठीक कह रहा हूं, या जो सामने वाला बंदा है या जो बच्चा है ये मुझे चैलेंज नहीं कर सकता और मुझे सुन रहा है बैठ के, राइट? तो ये है आपका कॉन्फिडेंस। इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस का ताल्लुक इस बात से है कि अगर आप एनरिच्ड हैं विद नॉलेज, अगर आपके अंदर नॉलेज ज्यादा है, अगर आप चीजों पे अपडेटेड हैं, अगर आप चीजों पे एक्यूरेट हैं, तो आपका ये सवाल एक साइड पे चला जाएगा कि आप नॉलेज कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। आप उस चीज को बताते वक्त खुद ये फील कर रहे होंगे कि लोग आपसे मुस्तफीद हो रहे हैं। सो अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए, अपनी रीडिंग को एनहेंस कीजिए, डेली कुछ पढ़िए, डेली कुछ पढ़िए, अपने आप को अपडेट रखिए। यू विल फाइंड कि आपकी जो डायरेक्शन है वो आपको इंटेलेक्चुअली ग्रूम कर रही है। आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम दी बाय रीडिंग ऑफ बुक्स, बाय रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर स्पेशली। और 2012 में जब मैंने CSS क्वालिफाई किया तो उसके बाद 2010 से मेरा रिश्ता इस पेपर से है। मुझे इस पेपर ने जो कुछ सिखाया है ज़िंदगी के बारे में, और मुझे हायरार्कीज ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, और मुझे गवर्नमेंट्स की मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन, मुझे थॉट्स, मुझे किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, मुझे उसके ऊपर आने वाले इश्यूज, मुझे उसके ऊपर आने वाली हेडिंग्स, मुझे उसके बारे में जो अवेयरनेस रोज़ ये भरा हुआ पलंदा देता है, अगर मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ और आप नहीं पढ़ते हो तो आप और मैं सिर्फ एक स्टेप आगे और पीछे हैं। तो आप में से अगर किसी शख्स ने इसको आज पढ़ा है वो आप सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसके पास आज वो है जो आपने नहीं पढ़ा। तो डेली आने वाली चीज़ों को हमें साथ साथ अपडेट करना है। लेकिन अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ उन तमाम एरियाज के साथ जिसके ऊपर हम अभी बात करके आएंगे करंट अफेयर्स में हमें ये कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स में हमें, हमारे पास जब ये डॉन न्यूज़पेपर आता है तो इसका जो पहला पेज है हमारे पास, इस पहले, मैं डॉन पेपर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इंग्लिश का पेज इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, बीइंग अ न्यूज़ एंकर और न्यूज़ मीडिया से मेरा ताल्लुक भी है। डॉन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रिफाइनेस्ट न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो उर्दू के न्यूज़पेपर्स हैं आप पढ़ेंगे, आपको वहाँ से तशरीह समझ आ जाती है, आपको आसान लगता है वो पढ़ना। लेकिन आपकी 90% अथेंटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम वो डॉन से बनती है, या दी न्यूज़ से बनती है, या ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस का है वहाँ से बनती है। सो आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है, उर्दू साथ में पढ़ लिए ट्रांसलेशन के लिए अगर आप इसको नहीं पढ़, लेकिन आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उस तरफ जाएंगे जिस तरफ आपको जाना है। आपका अगर फियर है कि आप इंग्लिश में नहीं चीज़ें पढ़ सकते तो आप इस फियर से नहीं जा सकते दूर। जब तक आप इस फियर के पास से जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस इसके साथ नहीं एलैबोरेट होगा। और मेरी बात सुने, चाहे आपने 1000 मील भागना हो, ये सफ़र आपका इसके बाद ही स्टार्ट होगा जब आप उसके लिए पहला स्टेप उठाएंगे। उससे पहले आप बातें ही करते रहेंगे। 1000 किलोमीटर 1000 ही होगा, लेकिन पहला कदम लेने के बाद वो 1000 किलोमीटर 999 पे आ जाएगा और फिर उसकी काउंटिंग कम होना है। बिल्कुल इसी तरह जब आप इंग्लिश से डरते रहोगे, उसको पढ़ने से घबराते रहोगे, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अगर उस पर हाथ डालें, अल्लाह पाक ने आपको ये ताकत ना दी हो कि आप उस पर अपनी ग्रिप नहीं बना सकते। आपका कॉन्फिडेंस चीज़ों के ऊपर हैवी होने का ये होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा इसको अवॉइड करना चाहता है, डोंट अवॉइड दिस, आई रिकमेंड यू गाइज कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। और 50 से या 500 रुपये इसकी मंथली फ़ी है, जो आप किसी हॉकर को कहें वो आपके घर फेंक जाएगा डेली बेसिस पे, आपको खुद पढ़ने के लिए दे जाएगा। वरना आप इंटरनेट से इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ई-पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो इस पेज के ऊपर, इस पेपर पे जो भी कुछ छपा हुआ है उस पेपर पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने उर्दू नहीं पढ़ना क्योंकि पेपर आपका यहाँ से बनता है। और डॉन इतना अच्छा लिखता है किसी भी बात को कि अगर कोई खबर छपी है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको तमाम फैक्ट्स बता देगा कि ये इसके ये फैक्ट्स हैं, उसकी बैकग्राउंड बताएगा, उसकी स्टोरी बताएगा आपको, और फिर उसे खबर भी देगा। और आपको पढ़ते हुए लगेगा कि जो सर ने 22-23 एरियाज में बात कर रहे थे, इसने फैक्चुअली चीज़ें बताई हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट होगी और इनके सोर्सेज कंफर्म्ड है। तो हमारा जो पहला पेज है डॉन न्यूज़पेपर का, इसके ऊपर छपने वाली हर वो खबर जिसका ताल्लुक 22 हेडिंग्स के साथ है जो मैंने भी आप लोगों को करवाई है, जिनका ताल्लुक आपके जीके के साथ है, जिनका ताल्लुक EDS के साथ है, जिसका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, जिसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के साथ है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान हिस्ट्री के साथ है, सिर्फ आपने हेडिंग से ही जज कर लेना है कि ये हुआ है। जैसे एनर्जी क्राइसिस पे कोई खबर छपी कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है, इतने मेगावाट पाकिस्तान एनर्जी बना सकता है, इतने नहीं बना सकता है।
इतने मेगावाट तरबेला से ले रहा है, इतने मेगावाट मंगला से ले रहा है, तो बेसिकली मंगला की एनर्जी कैपेसिटी आप अपडेट कर रहे हैं, तरबेला की कैपेसिटी आप अपडेट कर रहे हैं, तरबेला में कितना वॉल्यूम सेव होता है आप इसको अपडेट कर रहे हैं। तो आप इस पेज पर जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले पेज पे छप रही होगी, अगर पाकिस्तान में कोई नया मज़ार आया है, पाकिस्तान में कोई नई बिल्डिंग बनी है, पाकिस्तान का डेलीगेशन कहीं गया है, रशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, तो ये खबर कहाँ आ रही होगी? इस पेज पे आ रही होगी सारी इंफॉर्मेशन। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई समिट हो रही है, वो इस पेज पे आ रहा होगा, तो आपको पेज पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस खबर के शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद। अगर ये खबर ईरान से आई होती, इरना से आई होती, इसराइल किसी एजेंसी से आई होती, तो इसके ब्रैकेट में वो लिखा होता। अब आप अखबार पढ़ते हो, सबसे पहले ये देखोगे कि जो 5 खबरें लगी हैं इनका ताल्लुक इस बात से है, और उसके शुरू में देखोगे कि इसकी एजेंसी क्या है। अगर कोई ऐसी एजेंसी जो आपके पास नोटेड नहीं है, आप नोट कर लेंगे, और शायद 10 से 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि शायद यही टोटल एजेंसीज थी, या आजकल ये एजेंसीज की खबर ज़्यादा इन है और इसके ऊपर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। इस पहले पेज के बाद आपने डॉन को बिल्कुल यूं रिवर्स करना है, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पेज है हमारा, ये इस पेज के ऊपर वो खबर आएगी जिसको यहाँ जगह नहीं मिली, या जो कल की खबर थी और वो यहाँ पर आ रही थी, वो खबरें यहाँ पे आएंगी। जो सेम मैकेनिज्म इस खबर के साथ किया वो भी हमने इसके साथ किया। इसके बाद आपने इसका जो बैक पेज है ना, उस पेज को आपने यहाँ से यूं कर लेना है। अब ये जो मैंने सेंटर पेज आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये वो पेज है जिसके ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी। इसका नाम ही इंटरनेशनल न्यूज़ है। यहाँ पर वो खबर आएगी नोबेल पीस प्राइज़ की, यहाँ वो खबर आएगी आइलैंड्स की, बेस की, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स की, यहाँ वो खबर आएगी अगर किसी के ऊपर कोई डॉग जारी हुआ है, यहाँ स्पोर्ट्स की खबरें आएंगी, यहाँ पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, ये देखें आज़रबाईजान, और पूरा मैप आया हुआ है। थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को कह रहा था ना कि कभी कभी इतना अच्छा मैप आ जाता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का कि आपको वो अखबार के अलावा कहीं से नहीं मिलता है, ना वो इंटरनेट से मिलता है। और अगर आप इस आज़रबाईजान के ऊपर ये खबर पढ़ेंगे, पूरी ये खबर आप यहाँ तक पढ़ेंगे ना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि ये इनका मसला शुरू किस सन में हुआ था, इस वक्त कौन इसका प्रेसिडेंट है, किस मामले को कैसे हल किया जा रहा है, कौन इस पे चढ़ाई कर रहा है, आज़रबाईजान में फोर्सेस कहाँ से दाखिल हुई हैं, आर्मीनिया के ऊपर कैसे कब्जा हुआ है, अब आर्मीनिया किसके पास है, आर्मीनिया का साथ मुल्क में कौन दे रहा है, आज़रबाईजान का कौन दे रहा है। तो बजाय इसकी कि आप एक स्टोरी को विकीपीडिया से पढ़ें जो कि इररेलेवेंट होगी, क्योंकि डॉन के अंदर छपने वाली हर चीज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन विकीपीडिया पे जब आप शायद आर्मीनिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको विकीपीडिया आर्मीनिया के नस्लों तक ले जाए और बीसीज तक ले जाए जहां तक आपने पढ़ना भी नहीं था। तो इसलिए स्पेसिफिक, मोर करंटली और अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अखबार ही दे पा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद इन अखबारों के ऊपर कुछ अच्छी तस्वीर, अच्छे ग्राफ्स, अच्छे मैप्स, अच्छे स्केड्यूल्स और अच्छी रैंकिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, इसका इस पेज पे तो समटाइम्स ये इस पे तो इस दफ़ा ऐड आ गया, वरना यूजली ऐड इस पे नहीं आया होता है। यहाँ पर ही वो ग्राफ्स आए होते हैं कि इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा मुल्क आगे है, कौन सा पीछे है। इन 3 पेपर्स के बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने डॉन के बिल्कुल सेंटर वाले पेज पे आ जाना है, जो कि ये वाला पेज है। ये बिल्कुल सेंटर में होता है ये पेज, ये बिल्कुल सेंटर में। इस पेज को हम एडिटोरियल का पेज कहते हैं। इसके ऊपर सिर्फ आपने वो स्टोरी पढ़नी है जिस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यानी अगर इसके ऊपर ये स्टोरी आई हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में का फ्यूचर क्या होगा और उसके इलेक्शंस का एनालिसिस क्या है, यानी कितनी पार्टीज ने हिस्सा लिया, कितने वोटर्स थे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, क्यों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट काम किया, या जो भी इशूज़ थे। तो बजाय अगर कोई आपको बड़ा नहीं मिल रहा, तो घर में आने वाले डॉन का जो सेंट्रल पीस है, जिसके अंदर कोई कॉलम है, किसी स्कॉलर की कोई डिस्कशन है, कोई इजराइल की एक्सेप्टेंस पे बात कर रहा है, अरब इजराइल वॉर पे बात कर रहा है, वर्ल्ड वॉर्स पे बात कर रहा है, तो आप उन वॉर्स का हवाला जात भी ले सकते हो और आप उस कॉलम को पढ़कर शायद खुद ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, अच्छा इससे मतलब ये इन्फॉर्मेशन थी, और आप उससे एक्नॉलेज हो जाते हो। अगर आपने 100/100 नंबर लेकर इंटरव्यू की कॉल ले ली और इंटरव्यू की कॉल के बाद आप एग्जामिनर के सामने बात ना कर सके हो क्योंकि आपका चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन आपकी डेली अखबार पढ़ने के बाद 6-7 मंथ के अंदर आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है चीज़ों को देखने की। आप कॉन्फिडेंटली किस चीज़ पे बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अखबार में बात ही ये हो रही है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि अखबार में इस इवेंट पे बात क्या हो रही है, तो आप शायद उस इवेंट पे चुप ही रहते हैं, या शायद आप सही सोच रहे होते हैं क्योंकि आपको दूसरी साइड का नहीं पता होता कि वो भी यही सोच रही है जो आप सोच रहे हैं। तो आप समझते हैं कि क्योंकि मैंने वो साइड देखी नहीं है तो शायद मैं बोलता ही नहीं हूँ, शायद मैं चवल ही ना मार बैठूं।
हालांकि आप सही सोच रहे होते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस भी अखबार के साथ अपडेट रहने से आता है। अपने विजडम को बार बार आप रीचेक करते हैं, उसको रीशेप करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर वोकैबुलरी का इजाफा करते हैं। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर के अंदर जितना जीके आप अभी तक पढ़ के आए हो, उन लफ्ज़ों को जब आप यहाँ पर लिखा हुआ देखोगे, उनसे मुतालिक एमसीक्यूज जो आप पढ़ के आए हो उनसे मुतालिक डिटेल्स जब देखोगे, उनका जोग्राफी और पॉलिटिक्स में रिलेशंस देखोगे, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। आई रिकमेंड एवरीवन कि इसके अलावा आपने ये आपका हार्डली 30 से 35 मिनट लेगा पूरे दिन में, और आपने इनमें से आने वाली वो इन्फॉर्मेशन जो इन 12 एरियाज में से आ रही है, आपने उसको अपने उन जगहों पर नोट करते जाना है। मार्क माई वर्ड्स के दिन में शायद 4 या 5 ही आपको मिलें टोटल ऐसी चीज़ें जिनको आपने नोट करना है, और किसी दिन हो सकता है 12-13 मिल जाए डेली बेसिस पे। तो एक महीने के आपके जो एमसीक्यूज बन रहे होंगे वो टोटल कहीं जाके हार्डली कोई 200, 300 या 400 एमसीक्यूज बन रहे होंगे। इस एमसीक्यूज में आपने कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर्स के ऊपर डेली बेसिस पे 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 एमसीक्यूज वो खुद अपडेट करते हैं। आपने उन अपडेट्स को भी अपनी अपडेट्स के साथ टैली करना है कि उन्होंने कुछ जो चीज़ लिखी है वो मैंने तो मिस नहीं की, और हो सकता है कि उनकी सारी चीज़ें आप लिख चुके हों और कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी हों वो आपने लिख ली हो। तो आपको उनको पढ़ के लगेगा कि हाँ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50% लिखा है, 50% इनसे ज़्यादा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस चीज़ की। तो आपने उन सोर्सेज को भी ऐड करना है। एक लिंक मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, वो मुझे वैसे कंपैरेटिवली बेटर और लगी अभी तक वेबसाइट के, जिस पे अच्छा एमसीक्यूज पड़े हुए हैं करंट अफेयर के हवाले से। बाकी एमसीक्यूज के लिए पाक अफेयर एमसीक्यूज है। कल कुछ बच्चों के साथ ये सेशन था, उन्होंने SHEIR नाम से कोई वेबसाइट थी वो शेयर की। कुछ बाकी बच्चों को पता हो कि वो हमें बता देंगे कि कौन कौन सी एमसीक्यूज आती हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा हम अपने जो एमसीक्यूज हैं, आप किसी भी टाइम का, जैसे इस बच्चे ने भी हमारे साथ मेंशन किया है, किसी भी टाइम की न्यूज़ सुन लें। लाजमी नहीं कि आप 9 PM सुने, किसी भी टाइम का बुलेटिन सुने, यानी या 3 PM का या 6 PM का या 9 PM का। 9 PM में ये होता है कि पूरा दिन क्लोज हो रहा होता है, तो आप उसकी क्लोजिंग समरी जो है वो पढ़ सकते हैं और एक दफ़ा आप अपडेट रहें व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आउट। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके एमसीक्यूज या जीके से रिलेटेड है, उसकी आप स्टोरीज और उसमें जा सकते हैं। एक क्वार्टर मैगजीन आता है शायद वर्ल्ड टाइम्स का, और एक दो और हैं जिनके 3 मंथ्स के बाद या मंथली मैगजीन्स आते हैं, तो उनके अंदर भी कंपेटिटिव एग्जाम्स को मेंशन करते हुए दिमाग में वो कुछ एरियाज की करंट अफेयर्स देते हैं उस मंथ के। तो आपने पिछले 12 मंथ के एमसीक्यूज मंथ वाइज कलेक्ट करने हैं कि जनवरी के क्या एमसीक्यूज थे, मार्च के क्या एमसीक्यूज थे, कोरोना मार्च में आया था पाकिस्तान में, उसको क्या हैपनिंग्स थी, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा, आपको इसी में ही पता चलेगा पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कितना है। आपको ये पढ़ के पता चलेगा कि आईडीबी जो IMF है, जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका पाकिस्तान के साथ जो उसने कर्जा दिया पाकिस्तान को वो कितना दिया। वो $300 मिलियन दिया है, वो $350 मिलियन दिया है, वो $200 मिलियन दिया है। तो एमसीक्यूज क्या आएगा कि ADB ने पाकिस्तान को जो रिसेंट ग्रांट दी है कर्जे की वो कितनी है, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ा होगा तो आपका वो तुक्का ठीक होगा। और जो लोग इस 10-12 नंबर्स आपके अनइंटेंशनली वो नंबर्स बढ़े होंगे, और लाजमी नहीं कि आपका करंट अफेयर सीधा हो रहा हो, आपके बहुत सारे जीके के एमसीक्यूज भी इससे हैंडल हो रहे होंगे। तो एंड आई होप कि आप अगर इस चीज़ को आप शुरू करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बुक रिव्यू के ऊपर समटाइम्स इस तरह से पूरे पूरे मैगजीन्स या कुछ आर्टिकल्स स्पेशली ये दे देते हैं हमें, ठीक है। अब इनके अलावा एक डॉन के अंदर एक और पेपर होता है, इसके अंदर यूँ लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब के एरियाज़ के एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है वो। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो कराची का मेट्रोपॉलिटन होता है, बलूचिस्तान का होता है, KP में KP का होता है, तो मुल्तान में वो मुल्तान का एरिया होता है। तो क्योंकि आपका पंजाब का पेपर है, आपके पास डॉन का पेपर भी पंजाब का आएगा, तो आपने पंजाब के डॉन के न्यूज़पेपर में पंजाब से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो 2-3 पेजेस होते हैं। तो आपने डॉन को इतना पढ़ने के बाद, जितना मैंने बताया 30 मिनट्स के देने के बाद, आपने हर पेज पर छपी हुई तस्वीर जरूर देखनी है कि उस तस्वीर में क्या छपा हुआ है। उस तस्वीर में ग्राफ आया हुआ है, उस तस्वीर को देखेंगे तो शायद उस तस्वीर के नीचे जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है वो कोई एमसीक्यूज भी हो सकता है। उस तस्वीर के नीचे लिखा होगा कि ये नासा ने फर्स्ट टाइम जो रॉकेट खला में भेजा है वो ये है, ये उसकी तस्वीर जारी की गई है। तो वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जिसको हम पिक्टोरियल कहते हैं, वो हमारा एमसीक्यूज होगा।
तो वहाँ पर वो जो टिकट जारी करेगा पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान का, उसकी तस्वीर होगी, चागी पहाड़ियों की तस्वीरें होंगी, आपके फिजिकल रीजन्स की तस्वीरें होंगी, तो रोहतांग बॉर्डर की तस्वीरें होंगी, पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान इश्यूज़ की तस्वीरें होंगी, उन मैप्स की तस्वीरें होंगी, तो आप अपनी चीज़ों को मज़ीद अपडेट भी कर रहे होंगे और आगे जा रहे होंगे। आई होप कि आज के सेशन के बाद हम अपने करंट अफेयर को टू बी कॉन्टीन्यूड की स्ट्रेटजी से आगे आने वाले अखबारों को पढ़ पढ़ कर अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज याद कर लें, क्यों? क्योंकि जो कल होना है वो कल का करंट अफेयर का एमसीक्यूज है। तो ये एक फ्यूचरली ये जो सिर्फ करंट अफेयर का एरिया है ना, ये हमें डेली बेसिस पे अपडेट करना है। ये फोरकास्टेड चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके चलनी है साथ साथ। लेकिन अब आपने थोड़ा रिवर्स भी जाना है। इस मंथ के एमसीक्यूज कलेक्ट करने हैं जो अभी तक हैपनिंग हुई है, और इससे पिछले मंथ के कलेक्ट करने हैं और पिछले मंथ के कलेक्ट करने हैं। तो जिस बच्चे ने 2020 पूरा कलेक्ट करना है और 2019 पूरा कलेक्ट करना है, तो आप फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पेपर में बैठ रहे होंगे कि आपको एमसीक्यूज में ये जो 10 एरियाज हैं, आपके पास ये स्किल है कि आप इसमें आगे जा सकते हैं। और जो अगला दिन शुरू हो रहा है, अब अगला ईयर शुरू हो रहा है, तो हर साल की हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अगले साल हम क्या करेंगे। तो अपने अगले साल की रेजोल्यूशन बनाइए कि आप अगले साल एक मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट ग्रूम्ड पर्सन होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? पहला काम तो आपको अखबार पढ़नी है और अपने आप को अपडेट रखना है। दूसरा काम, अपने कुछ रीडिंग्स हैं जो आपने ज़िंदगी में इस ही अगले साल में करनी है। और उसके बाद आपकी कोई पर्सनल रेजोल्यूशन हो सकती हैं। आपने शादी करनी है, आपने कोई कारोबार करना है, आपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, कोई ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना है, किसी एक घर को आबाद करना है, किसी फैमिली को आबाद करना है, किसी एक शख्स की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, या कोई भी आपकी रेजोल्यूशन हो सकती है जो आप अगले साल की रेजोल्यूशन बनाएंगे। उस रेजोल्यूशन में 2 रेजोल्यूशन मेरी तरफ से ले लीजिए, 2 वादे मेरी तरफ से आपने अपने अगले साल में ऐड करने हैं। एक तो आपने अपने आप को ग्रूम्ड और एक डेवलप्ड और पर्सन बनाने की तरफ जाना है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ जाना है, और उस पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में अखबार आपका रोल प्ले करेगी और इट विल हेल्प यू इन योर जीके एज वेल। और सेकंड कि आपने कुछ बुक्स का ज़ख़ीरा पढ़ना है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हिस्ट्री पढ़नी है, जिन बुक्स के ऊपर आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं उन बुक्स को पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, वॉर्स को पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, सीजन्स देखें, ताकि आपको चीज़ें जो है वो अपडेट करें। अपना रखेंगे आप लोग बहुत सा ख्याल। 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के लेता हूँ और बस उसके बाद फिर आज का सेशन हम ऑफ करेंगे। कल का सेशन इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन होगा, और कोशिश यही होगी कि कल सब चीज़ें ख़त्म कर दूँ। बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं जो उनको मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा आप लोगों को कि ये एरियाज़ भी अलग से आपने करने होते हैं, थोड़े से आसान कर दूंगा। आई नो कि आप लोग अभी खुद करने बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम। उर्दू के ऊपर मैं 2 मिनट की बात करूँगा। उर्दू के ऊपर हैं 4 एरियाज़ जहाँ से आपके सवाल आने हैं। उर्दू हमारा एक पूरा एरिया है जहाँ पे सवाल आने हैं, और मैं उसको टाइप करता हूँ। मैं भी आप लोगों के सवाल लेता हूँ। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। पहला एरिया है, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटीज़। उर्दू के ऊपर चार जगह से एमसीक्यूज आते हैं, राइट। पहले एरिया को मैं लिख रहा हूँ पर्सनालिटीज। उसके बाद मेरा बच्चा हिस्ट्री एंड लिटरेचर। उसके बाद मेरा पुत्र ग्रामर और बुक्स। क्या बकवास, ये जो बच्चे ऊपर से आ जाते हैं ना, बुक्स। अच्छा, ये मैं 4 एरियाज मेंशन कर रहा हूँ। प्रीवियस स्क्रीन तो शायद इस पे नहीं होगी क्योंकि मैं सेशन में आउट हो गया था। ये जो मैंने 4 एरियाज शेयर किए हैं, पर्सनालिटीज़, हिस्ट्री एंड लिटरेचर, ग्रामर एंड बुक्स। आपके जो एमसीक्यूज उर्दू के आते हैं ना, वो इन 4 एरियाज में से आते हैं। पर्सनालिटी से मुराद के हबीब जालिब कौन था, मिर्ज़ा गालिब कौन था, मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए, उसका नाम क्या था, उसका वो तखल्लुस क्या था, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा, हिस्ट्री एंड लिटरेचर में कि उर्दू अदब का आगाज़ कब से हुआ, इसके अंदर कौन सी किताबें, कौन से लोग इसमें आगे शामिल हुए, कौन सी ज़ुबानें शामिल हुई, इस तरह की चीज़ें। ग्रामर के अंदर क्या आएगा कि मुसद्दस में कितने जुमले होते हैं, और ग्रामेटिकल चीज़ें। और बुक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फ़लाँ बुक किसने लिखी, उसका ऑथर कौन था, इसका ऑथर कौन था। मैंने ये किया है कि कोई शायद 150-200 एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर में अभी तक आए हैं। मैंने उनको अरेंज किया है इन्हीं 4 एरियाज में। पहले एरिया में लिखा है कि हमारे पास जो पहले कुछ एरियाज में पर्सनालिटी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली अभी तक, और हिस्ट्री अलहदा से कलेक्ट कर ली है, ग्रामर अलहदा से अरेंज कर दिए, बुक्स अलहदा से अरेंज कर दिए, और जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनके मुताबिक। इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है उर्दू में, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में आप लोगों से शेयर कर दूंगा
टेंटेटिवली कल तक। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग को ये एरिया क्लियर हो जाएगा, और जो आप खुद देखें कभी कोई एमसीक्यूज तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना, तो उर्दू हमारा यूं कवर होगा। हाँ, पोइट्री पूछते हैं, अब जैसे पोइट्री में पूछते हैं ना, तो आपने एक काम कर लेना है, पोइट्री में हमारा शगफ नहीं होता है। आपको ये तो पता होगा कि इल्लामा इकबाल किस तरह का लिखते हैं, मीर तकी मीर किस तरह का लिखता है, गालिब किस तरह का लिखता है, तो और कुछ नहीं तो उनकी किसी किसी गज़ल के आखिर में आने वाले लफ्ज़ों को दिमाग में मेमोराइज कर लें कि तकी की गज़लों में यही आखिर में आता है, गालिब की गज़लों में यही आखिर में आता है। तो आपको उनके उनके जो मिसरे हैं, उनके जो अशार हैं, उनके बारे में थोड़ी सी तुक्का मारने की सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप थोड़ा थोड़ा रेलिवेंट होंगे। और ये एक नंबर की भी अगर आप फाइट कर रहे होते हैं ना, तो आप बेसिकली फाइट कर रहे होते हैं फॉर द कंपटीशन। और कोई भी मुकाबला छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में बड़े एम ज़रूर अल्लाह पाक ने आपको देंगे और होने भी चाहिए, लेकिन बड़ा एम रखने वाला शख्स किसी छोटे से मुकाबले को भी अच्छा सा लड़ता है। तो अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक का वो बात बिल्कुल याद रखनी है कि लईसल इंसान इल्ला मा सा। आप सारों में से वो अपना कर्म उस पर करेगा जो मेहनत करेगा, और जो जिस काम की मेहनत करेगा अल्लाह पाक का वादा है कि मैं उसको वो ज़रूर दे दूंगा। तो आप सब लोगों में सब लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो कुछ लोग दिलों में इस चीज़ को सख्त जान के शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो उसको पसंद होंगे, क्योंकि वो अल्लाह पाक उसकी एफर्ट देख रहा होगा कि ये शख्स जो है इसकी एफर्ट ये है, तो मुझे इसको इस पर रिवॉर्ड देना है। और नमाज की जब अजान होती है, तो अजान के बाद एक दुआ मांगते हैं, और उसकी आखिरी आयत में अल्लाह जो दुआ की है, हम लोग उसमें ये बात पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। तो जो वादा उसने आपसे कर लिया है वो उस वादे को पूरा करेगा। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ पर जाकर इसको करेक्ट कर लें। दैट्स ऑल जी फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी अलविदाई क्लास होगी उसको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाकी एरियाज भी हमारे सफिशेंट हो जाए। एंड आई होप कि इस पूरे सेशन के बाद जो कि भी कल होना है हमारा, आप लोग एटलीस्ट इतने क्यों हो गए हैं कि थोड़े से अरेंज जरूर हो गए होंगे, अगर हम लोगों ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। कहीं पर अरेंज होने का मतलब ये होता है कि जब अल्टीमेटली मेहनत आप लोग की होती है, हम सिर्फ चीज़ों को गाइड करके थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग उसकी मेहनत करें। सिर्फ हमारी क्लासेस आर नॉट सफिशेंट। हम लोगों ने शायद आपको 60 to 70% डिलीवर किया होगा। रेस्ट ऑफ द पीपल जो है, या रेस्ट ऑफ द कोर्स जो है, वो आप लोगों ने अपनी एफर्ट से करना है इंशाल्लाह। और टेस्ट होंगे नोवा की तरफ से, कुछ कुछ टेस्ट आप लोग के सिविलाइजेशंस, कल मैंने आपको वर्ल्ड वॉर्स करवानी है, सिविलाइजेशंस करवानी है, स्पोर्ट्स करवाना है, वर्ल्ड वंडर्स करवाने हैं। उसके बाद आप लोगों को मैंने इस तरह के कुछ मिसलिनियस करवाने हैं, एयरवेज करवानी है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास लिखी होती हैं, अलहदा से पेज के ऊपर हैं। वो सारे एरियाज में 1 by 1 पेजेस वाइज जाऊंगा और आप लोगों को गो थ्रू करवा दूंगा इंशाल्लाह, नो वरीज। चलें जी, आबाद रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। तुक्के लगाने की बातें कल करेंगे, और अब आप तुक्के लगाने वाले हो चुके हैं। तुक्के हम लगा रहेंगे कल, छोटी सी टिप्स हैं। कुछ बच्चे हमें अभी लीव कर गए, तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे कल हों उस टाइम इस पर बात करेंगे। प्रॉमिस पूरा है बेटा, प्रॉमिस। आप बस किसी भी अच्छी कॉज के रेजोल्यूशंस पूरे करेंगे तो आप प्रॉमिस ही प्रॉमिस पूरा करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होगी आप लोगों से।